Okay, guys. Today I'm going to start the lecture about the physics next session, and today I am discuss about the thermodynamics. So what need to study about the thermodynamics and what is the application of thermodynamics in our subjects as a NEET aspirant or JEE aspirant. Both are need to this understand the subjects. So let's start about the subjects. तो थर्मोडायनेमिक्स के अबाउट हमें समझना होगा कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है, और थर्मोडायनेमिक्स को समझने के लिए सबसे बेटर होगा कि हम थर्मोडायनेमिक्स के दो पार्ट्स हम करके इसको डिफाइन करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली हमें समझना क्या होगा, इसके दो पार्ट्स होंगे बेसिकली थर्मो एंड डायनेमिक्स। थर्मो मीन्स समथिंग इज रिलेटेड टू हीट, समथिंग इज रिलेटेड टू हीट, and dynamics means something related to motion. Dynamics means motion. It means we are going to studying about the heat is in motion. Heat is in motion. बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स का मतलब होता है कि हीट मोशन में है, तो इसके अबाउट हम बात करेंगे। और सबसे पहले यहाँ पे एक नया वर्ड आपके बारे में आ चुका है सामने, वो है आपका हीट। अब सबसे पहले बिफोर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सब्जेक्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द व्हाट इज हीट, एंड फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द हीट। हीट क्या है, हीट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली बेटा हीट जो है, अगर हम हीट के बारे में बात करूँ तो आपको एक बात याद रखना होगा, एनर्जी इन ट्रांजिस्ट। एनर्जी इन ट्रांजिस्ट। अब एनर्जी इन ट्रांजिस्ट जो है हमारा, ये हमारा हीट भी हो सकता है बेटा, और ये हमारा वर्क भी हो सकता है। एक्चुअल में ये हमारा हीट भी हो सकता है आइदर, और ये हमारा वर्क भी हो सकता है। इट मीन्स कि ट्रांसफर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड हीट, और ऑल्सो यू कैन से दैट इज वर्क। अब वेन हीट एंड वेन वर्क, अब कब हम ट्रांसफर फॉर्म ऑफ एनर्जी को हीट बोलेंगे और कब ट्रांसफर फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम वर्क बोलेंगे, इस चीज़ को हमें समझना होगा। देखो, ट्रांसफर फॉर्म ऑफ एनर्जी या ट्रांजिस्ट ऑफ एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। अगर कहीं पे एनर्जी का ट्रांसफर टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड हीट ओनली। अगर इसमें मैं बोलूँगा बस आपको केवल अदरवाइज, अगर कोई एनर्जी का ट्रांसफ़र, अगर किसी एनर्जी का ट्रांसफ़र टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से नहीं हो रहा है और बाकी किसी भी वजह से हो रहा है, हम उससे मतलब पे नहीं जाएंगे क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। बस हमारा पॉइंट ये है कि अगर वो एनर्जी का ट्रांसफ़र ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से नहीं हो रहा है तो आपका वो वर्क होगा, अदरवाइज वो होगा आपका वर्क होगा। अब हम यहाँ से पॉइंट उठाते हैं, हमने जान लिया है कि एनर्जी इन ट्रांजिस्ट ही हमारा क्या है, एनर्जी इन ट्रांजिस्ट ही हमारा क्या है, हीट है। एनर्जी इन ट्रांजिस्ट, और मैंने आपको बताया ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस ये हमारा होगा हीट। इसको हम लोग बोलने वाले हैं हीट, और इसी हीट की हम डीलिंग करने वाले हैं हीट ट्रांसफ़र के अंदर। बेटा देखो, आपके सिलेबस में दो चीज़ें हैं, हमें ये भी समझना होगा आपके सिलेबस में दो चीज़ें हैं। एक आपने देखा होगा हीट ट्रांसफ़र, एक आपने देखा होगा हीट ट्रांसफ़र, और एक आपने देखा होगा थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स तो दो आपके ऐसे सब्जेक्ट्स हैं। अब अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हीट ट्रांसफर एंड थर्मोडायनेमिक्स, वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द, बिफोर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक सब्जेक्ट, वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द हीट ट्रांसफर एंड थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट। क्योंकि ये हीट ट्रांसफर भी आप पढ़ रहे होंगे थर्मल प्रॉपर्टीज में, आप ये पढ़ रहे होंगे थर्मल प्रॉपर्टीज के अंदर आप देखोगे कि हीट ट्रांसफर होता है जहाँ पे इसके तीन मोड्स होते हैं। आपके इसके तीन मोड्स होते हैं, एक आपने देखा होगा कंडक्शन, एक आपने देखा होगा कन्वेक्शन, और एक आपने देखा होगा रेडिएशन। ये आपके जो हैं हीट ट्रांसफर के मोड्स हैं, हाउ टू हीट इज गोइंग टू ट्रांसफर। देयर आर थ्री मीडियम्स आर पॉसिबल वेयर हीट इज गोइंग टू ट्रांसफर। द फर्स्ट मीडियम इज दैट कंडक्शन, एंड सेकंड मीडियम इज द कन्वेक्शन, एंड थर्ड मीडियम द रेडिएशन। इट मीन्स कि हीट का जो ट्रांसफर होता है वो तीन वजह से हो सकता है, कंडक्शन से हो सकता है, कन्वेक्शन से हो सकता है, और रेडिएशन से हो सकता है। और बेटा कंडक्शन जो होता है ये वैलिड होता है फॉर सॉलिड केस के लिए,
आपको सॉलिड में जितने भी देखने को मिलेंगे वो सभी के सभी आपको कंडक्शन देखने को मिलेंगे। कंडक्शन जो है केवल और केवल आपको सॉलिड में देखने को मिलेगा। ऐसे अगर हम बात करें कन्वेक्शन का, कन्वेक्शन आपको देखने को मिलेगा फ्लूइड के केस में बेटा। फ्लूइड का मतलब जहाँ पे लिक्विड भी हो सकता है और आपका गैस भी हो सकता है, दोनों के दोनों केसेस को हम लोग बोलते हैं फ्लूइड। और अगर रेडिएशन की बात किया जाए बेटा, तो रेडिएशन के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि नो मीडियम रिक्वायर्ड, नो मीडियम रिक्वायर्ड। तो रेडिएशन के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं है। जैसे कंडक्शन होने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि वहाँ पे आपका सॉलिड होना ज़रूरी है। कन्वेक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि वहाँ पे आपका फ्लूइड का होना ज़रूरी है, आइदर फ्लूइड लिक्विड हो, आइदर फ्लूइड आपका गैस हो। लेकिन अगर बात रेडिएशन की जाए तो रेडिएशन के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपका कोई मीडियम हो। बिना मीडियम का, उसमें कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होता। तो ये होता है हमारा हीट ट्रांसफ़र का। और थर्मोडायनेमिक्स से हम बात करते हैं, तभी हम थर्मोडायनेमिक्स को डिफाइन किए थे कि थर्मो का मीन्स समथिंग रिलेटेड टू हीट एंड डायनेमिक्स मीन्स समथिंग इज इन मोशन। इट मीन्स कि हीट इज इन मोशन। इसका मतलब ये है कि हम हीट ट्रांसफर में भी किससे डील कर रहे हैं बेटा, हीट से डील कर रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स में भी हम किससे डील कर रहे हैं बेटा, हीट से डील कर रहे हैं। तो फिर हमें ये बात समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि डिफरेंस भी क्या है, ये दो अलग अलग टॉपिक क्यों बनाए गए। हमें ये समझना जरूरी हो जाता है डिफरेंस बिटवीन हीट ट्रांसफर, डिफरेंस बिटवीन हीट ट्रांसफर एंड थर्मोडायनेमिक्स। हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि फिर इनके बीच में डिफरेंस क्या है, फिर थर्मोडायनेमिक्स अलग क्यों है, हीट ट्रांसफर अलग क्यों है। फिर तो दोनों को हमें एक साथ पढ़ना चाहिए, हमें एक साथ कंबाइंड होकर देखना चाहिए। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हीट ट्रांसफर और थर्मोडायनेमिक्स अलग कैसे है। तो आइए हम इसके बारे में बात करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे अलग है। देखो, अगर मैं बात करूँ हीट ट्रांसफर की बेटा, हीट ट्रांसफर की, देखो एनर्जी का ट्रांसफर होगा, एनर्जी का ट्रांसफर होगा। अब एनर्जी का ट्रांसफर कहाँ से कहाँ हो रहा है। अगर मैं आपसे बात करूं वाई इज हीट गोइंग टू ट्रांसफर, एक तो हो सकता है कि हीट क्यों ट्रांसफर हो रहा है, एक आपका हो सकता है हाउ टू हीट इज गोइंग टू ट्रांसफर, हाउ टू हीट इज गोइंग टू ट्रांसफर। ठीक है, अब दो प्रश्न है आपके पास, एक है वाई और एक है हाउ। अब वाई हीट इज गोइंग टू ट्रांसफर, दिस इज ओनली डिफाइंड बाय द थर्मोडायनेमिक्स बेटा। ये कौन डिफाइन करेगा, ये आपको डिफाइन करेगा थर्मोडायनेमिक्स। और आपको ये जानना कि हाउ टू हीट इज गोइंग टू ट्रांसफर, तो ये आपको डिफाइन करेगा हीट ट्रांसफर का सब्जेक्ट, जहां हम देखेंगे यानी कि हीट क्यों ट्रांसफर हुआ। तो ये तो हमें थर्मोडायनेमिक्स से डिफाइन करना है कि थर्मोडायनेमिक्स बताएगा हीट क्यों ट्रांसफर हुआ। क्योंकि हाई टेम्परेचर से, आपको पता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर हीट का फ्लो हुआ है, इसलिए हीट इजीली ट्रांसफर हो गया। लेकिन अब ये हीट कैसे ट्रांसफर हुआ है, इसका मतलब अब आप बात करने जा रहे हो उसके मैकेनिज्म की बात करने जा रहे हो, उस हीट ट्रांसफर के मैकेनिज्म की बात करने जा रहे हो, उस एनर्जी के ट्रांसफर के मैकेनिज्म की बात करने जा रहे हो। और मैकेनिज्म जो है ये हमारा थर्मोडायनेमिक्स डिफाइन नहीं करता है। थर्मोडायनेमिक्स आपको मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफर डिफाइन नहीं करेगा, फिर ये हमें डिफाइन करेगा हीट ट्रांसफर। इट मीन्स कि जो आपने बोला अभी पीछे, अभी आपने बोला कि देर आर थ्री मीडियम, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। और आप आपने देखा कंडक्शन सॉलिड के लिए और कन्वेक्शन आपके फ्लूइड के लिए, इधर लिक्विड और गैस के लिए। और आपने देखा रेडिएशन में कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये सभी के सभी क्या है, ये सभी के सभी एक मीडियम है, यानी कि सभी के सभी जो हैं आपको ये आपको बताएंगे कि ये हीट ट्रांसफर हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये बताएंगे। कि अब जैसे सॉलिड है आपका, तो सॉलिड में आपको पता है, सॉलिड में आपके पास बेटा मेटल्स भी होंगे, आपके पास इसमें नॉन मेटल्स भी होंगे। इसमें दो टाइप के आपके देखने को मिलेंगे कंडीशंस। अब सॉलिड हो सकता है सॉलिड मेटल हो सकता है सॉलिड नॉन मेटल हो। तो दोनों तरफ कैसे हीट ट्रांसफर हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम डील करेंगे उसके अंदर। सेकेंडरी में आपसे ये बात करूँ, अगर सेकेंड पॉइंट की मैं आपसे बात करूँ, तो आप सेकेंड पॉइंट समझ सकते हो। जैसे आपसे मैं बोलूँ कि मान लो कि स्टेट चेंज की बात कर रहा है, मान लो आपका कोई भी स्टेट है, जो स्टेट चेंज होगा, तो स्टेट चेंज जो है वन इक्विलिब्रियम टू अदर इक्विलिब्रियम, टू अदर इक्विलिब्रियम जो होता है, ये आपका जो है थर्मोडायनेमिक्स में होता है। यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स कैपेबल टू डिफाइन द वन इक्विलिब्रियम टू, यानी जब हीट का चेंज होगा, जब हीट का ट्रांसफर होगा, एक इक्विलिब्रियम स्टेट से एक अलग इक्विलिब्रियम स्टेट में जा रहा है। यानी कि लेट सपोज कि मान लो ये पीबी डायग्राम है, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। मान लो ये स्टेट वन है आपका,
और ये मान लो स्टेट आपका 2 है। अब यहाँ से यहाँ अगर हीट का ट्रांसफर हुआ है आपका एनर्जी का, तो इसका मतलब ये है कि ये स्टेट भी इक्विलिब्रियम में था, ये स्टेट भी इक्विलिब्रियम था, तो इक्विलिब्रियम टू इक्विलिब्रियम का ट्रांसफर होना, ये आपका डिफाइन करता है थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन अगर ये इक्विलिब्रियम ना हुआ तो, अगर इक्विलिब्रियम ना हुआ तो, यानी कि अगर अनइक्विलिब्रियम वाली कंडीशन आ गई, अगर अनइक्विलिब्रियम वाली कंडीशन आ गई, तो इस कंडीशन को थर्मोडायनेमिक्स आर नॉट एबल टू डिफाइन दैट। तो यहाँ पे कौन डिफाइन करेगा? तो अनइक्विलिब्रियम कंडीशन पे आपको हीट ट्रांसफर डिफाइन करेगा, यानी कि state change from one equilibrium to other equilibrium is defined by, is able to defined by the thermodynamics. But if heat transfer is one state to another state in also in unequilibrium condition, non-equilibrium condition, then thermodynamics cannot be able to define that condition. तो ये सारी चीज़ें हमारी है। अब अगर हम बात करते हैं, चलते हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, हम डिफाइन करते हैं थर्मो का हमने देखा। अब थर्मोडायनेमिक्स के लिए हमें सबसे पहले कुछ छोटी छोटी चीज़ों को जानना बहुत ही ज़रूरी होगा। सबसे पहला चीज़ हमें जानना होगा सिस्टम। व्हाट इज़ द सिस्टम? अब सिस्टम को हमें समझना है, तो सिस्टम को मैं आपको सिंपली भाषा में बताऊं, सिस्टम क्या है? एनीथिंग अंडर कंसिडरेशन, एनीथिंग अंडर कंसिडरेशन, किसी भी चीज़ को आप कंसिडरेशन में ले रहे हो, किसी भी चीज़ को, ये मार्कर, मैं अगर इस मार्कर के बारे में अगर मैं स्टडी करने जा रहा हूँ, तो मार्कर मेरा सिस्टम हो चुका है। इसका मतलब सिस्टम क्या है? सिस्टम ये है कि आप जिसके बारे में भी कंसिडर करने जा रहे हो, आप जिसको भी कंसिडरेशन के अंदर ले रहे हो, आप जिसके बारे में भी बात कर रहे हो, वो सभी के सभी आपके सिस्टम हो जाएंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस बॉटल के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर मेरा सारा फोकस इस बॉटल पे है, तो बॉटल इज माई सिस्टम, बॉटल भी हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा एक सिस्टम हो जाएगा। तो ऐसे जो है, जिस भी चीज़ के बारे में हम डिस्कस करने जाएंगे वो हमारा सिस्टम बन जाएगा। इसलिए मैं बोला एनीथिंग अंडर कंसिडरेशन, अगर मैं किसी को भी कंसिडरेशन में ले रहा हूं तो हमारा सिस्टम हो जाएगा। अब इसके अलावा सेकंड पॉइंट आपको समझना होगा, सराउंडिंग क्या होता है। अब देखो सराउंडिंग, सेकंड चीज आएगी आपके पास सराउंडिंग। अब सराउंडिंग के लिए देखो आपको समझना ये जरूरी है, सराउंडिंग क्या होगा, तो मैं इसके बारे में बोल दूंगा, बियॉन्ड द सिस्टम एवरीथिंग इज सराउंडिंग। सिस्टम से बाहर जो भी कुछ है वो सभी कुछ आपका सराउंडिंग हो गया। इट मीन्स कि जिसके ऊपर आप कंसिडरेशन करने जा रहे हो, जिसके ऊपर आप एनालिसिस करने जा रहे हो, वो आपका सिस्टम है। और उसके अलावा जो भी कुछ है बाहर, वो सभी के सभी सराउंडिंग है। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि अगर इस मार्कर को मैं कंसिडरेशन में ले रहा हूँ, इस मार्कर के ऊपर अगर मैं एनालिसिस करने जा रहा हूँ, दिस मार्कर शुड बी ए सिस्टम। और इस मार्कर के अलावा बाहर का जो भी ये रूम है, ये जो चीज़ है, जो दुनिया है, जो आप लोग बैठे हो, ये सब कुछ आपका सराउंडिंग में आएगा, सब कुछ सराउंडिंग है। अब नेक्स्ट वन चीज़ आता है इसमें, तीसरा चीज़ समझने के लिए, वो आता है आपका बाउंड्री। वो आता है आपका बाउंड्री। और बाउंड्री, बाउंड्री बेटा डिफाइंड होगा, बाउंड्री का मतलब विच सेपरेट टू सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग, यानी कि जो सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट कर रहा हो, वो लाइन जो सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट कर रहा हो, वो आपका कहलाएगा बाउंड्री। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर ये मान लो कि ये कंटेनर के ऊपर मैं जा रहा हूँ डिस्कस करने, इसका अपना कुछ प्रेशर होगा, इसका अपना कुछ वॉल्यूम होगा, इसका अपना कुछ टेम्परेचर होगा, इसकी अपनी कुछ विस्कोसिटी होगी, इसकी अपनी कुछ डेंसिटी होगी, ऐसे बहुत सारी इसकी अपनी कुछ की प्रॉपर्टी होगी। अब इस ये हमारा बन चुका है सिस्टम। अगर ये हमारा सिस्टम है, ये हमारा सिस्टम है, तो इसके बाहर की जो दुनिया है, जो इसके बाहर है, ये हमारा क्या है बेटा? ये हमारा है सराउंडिंग। वो हमारा सिस्टम है तो हमारा सराउंडिंग है। और आप देख पा रहे हो कि ये जो लाइन जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग कर रहा है, जो मैंने पिंक लाइन से डिनोट किया है, ये आपका कहलाएगा बाउंड्री। बहुत ही छोटी सी बात है, बहुत ही बेसिक सी बात है। यानी बाउंड्री ये हो गया जो आपको सिस्टम और सराउंडिंग से सेपरेट कर रहा है, वो लाइन, द लाइन तो सेपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग इज कॉल्ड बाउंड्री। ते हो गया। अब हम बात करते हैं आगे कि सिस्टम के फिर क्या सिस्टम होते हैं, टाइप्स ऑफ सिस्टम क्या होंगे। तो बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में, फिर सिस्टम हमारे कितने टाइप के हो सकते हैं और इसके बारे में देखते हैं। तो सिस्टम के देखो टाइप्स की अगर मैं बात करूँ, तो सिस्टम आपके बेटा देखो 3 टाइप के हो सकते हैं। फर्स्ट सिस्टम आपका होता है, आप एक कह सकते हो क्लोज सिस्टम। फर्स्ट सिस्टम आपका होता है क्लोज सिस्टम। सेकेंड होता है आपका ओपन सिस्टम, सेकेंड होता है आपका ओपन सिस्टम।
और थर्ड होता है आपका आइसोलेटेड सिस्टम। थर्ड वन इज आइसोलेटेड सिस्टम। थर्ड वन इज आइसोलेटेड सिस्टम। ये तीन टाइप के आपका सिस्टम है, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। अब देखो ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत ही कायदे से समझना, बहुत ही आराम से समझना, हल्के में खत्म हो जाएगा, आप लोग को कोई इशू नहीं होगी, ठीक है। आप लोग केयरफुल होकर सुनो। क्लोज सिस्टम का मतलब द इंटरेक्शन ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ एनर्जी इज अलाउड बट interaction of mass is not allowed। ठीक है, यानी कि एनर्जी का इंटरेक्शन अलाउड होगा बट मास का इंटरेक्शन अलाउड नहीं होगा। यानी कि सिस्टम में एनर्जी आएंगी या एनर्जी जाएंगी सिस्टम से, यानी कि इस मार्कर में एनर्जी आ भी सकती है, इस मार्कर से एनर्जी जा भी सकती है, हीट आ भी सकती है, हीट जा भी सकती है, हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम हो सकता है, हीट ट्रांसफर बाय द सिस्टम हो सकता है, बट मास ट्रांसफर टू द सिस्टम या मास ट्रांसफर बाय द सिस्टम इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट अलाउड। ऐसे सारे सिस्टम को बोलेंगे हम लोग क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या होगा? ओपन सिस्टम होगा जिसमें एनर्जी का इंटरेक्शन और मास का इंटरेक्शन दोनों के दोनों अलाउड हों, दोनों के दोनों अलाउड हों। यानी कि ऐसा सिस्टम, ए सिस्टम विच interaction of energy and mass both are allowed, that type of system is called open system। isolated system क्या है बेटा? जिसमें एनर्जी और मास दोनों ही नॉट अलाउड हो, नॉट अलाउड हो। इट मीन्स कि सिस्टम द इंटरेक्शन ऑफ एनर्जी और मास बोथ आर नॉट अलाउड, मतलब आइदर एनर्जी और मास बोथ आर नॉट अलाउड, यानी कि ना ही मास का ट्रांसफर होगा और ना ही एनर्जी का ट्रांसफर होगा। ऐसे सारे सिस्टम्स को हम लोग बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये आपके तीन टाइप के सिस्टम है, बहुत ही ईजी है, इनको आपको ध्यान से समझना होगा, ये आपके टाइप्स ऑफ सिस्टम में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे हमारे टाइप्स ऑफ सिस्टम है। अब अगर मैं बात करूँ इसके आगे आपको और क्या ध्यान देना है तो आप समझते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे थर्मोडाइनमिक्स प्रॉपर्टीज की। थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज की, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज की। अब थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज क्या है? अब देखो, आपको इतनी सी बात पता होगी कि प्रॉपर्टीज क्या होती है। आपकी प्रॉपर्टीज क्या है, मेरी प्रॉपर्टीज क्या है, इस मार्कर की प्रॉपर्टीज क्या है चलना, फोन की प्रॉपर्टीज क्या है, फोन की प्रॉपर्टीज क्या है, फोन की प्रॉपर्टीज है भी चलना, कॉलिंग करना, इधर वीडियो, यूट्यूब, सर्चिंग, एनीथिंग एल्स। आप वीडियो भी देख रहे हो तो उसके थ्रू देख रहे हो, मोबाइल्स के या फिर लैपटॉप के थ्रू देख रहे हो। इसका मतलब यह है कि प्रॉपर्टीज मीन्स कि एनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनीथिंग एल्स, मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टीज। सिंपल सी बात है, यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स को ही क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टीज बोलते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी प्रॉपर्टी होती है। बट अगर मैं बात करूँ थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज की, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे मॉडिफाइड करके चलना होगा ये चीज कि एक कैरेक्टरिस्टिक, एक कैरेक्टरिस्टिक्स which can be measured, ये कैरेक्टरिस्टिक्स विच कैन बी मेजर्ड, यानी कि ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको आप मेजर कर पा रहे हो, ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको आप मेजर कर पा रहे हो, यानी कि ऐसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स आप थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज बोलने वाले हो जो इजीली मेजर्ड हो जाएं। अगर जो कैरेक्टरिस्टिक्स मेजर ना हो पाए वो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करूँ टेम्परेचर, आप खुद बताओ टेम्परेचर मेजर हो सकता है क्या? हाँ मेजर हो सकता है। थर्मोमीटर है, बहुत सारे डिवाइसेस हमारे पास, टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइसेस है जहाँ से हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। इसका मतलब टेम्परेचर इज थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। क्या हम प्रेशर को मेजर कर सकते हैं क्या? यस, प्रेशर कैन बी मेजर्ड, प्रेशर इज थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी। क्या मैं वॉल्यूम को मेजर कर सकता हूँ क्या? यस, कर सकते हैं, तो वॉल्यूम इज थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। क्या मैं एनर्जी को भी मेजर कर सकता हूँ क्या? यस, एनर्जी कैन बी मेजर, तो एनर्जी भी क्या हो गई? थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज हो गई। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ एंथैल्पी की, मैं बात करूँ एंट्रोपी की, तो ये सब भी क्या हो सकते हैं? मेजरेबल हैं। ये सब भी क्या हो सकते हैं? मेजरेबल है, तो भी मेजर हो सकता है। इसका मतलब एंथैल्पी एंट्रोपी इज आल्सो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी। अब मैं अगर आपसे बात करूँ कलर का, अगर मैं आपसे बात करूँ कलर का, और अगर मैं आपसे बात करूँ स्मेल का, अगर मैं आपसे बात करूँ स्मेल का, अब आप खुद देखो कलर और स्मेल
ये भी तो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी न किसी चीज़ की। रोज़ का महकना अलग होता है, लोटस का महकना अलग होता है, हर फ्लावर का अपना-अपना महक होता है, ठीक है? ऐसे ही कलर की भी बात करें, कलर भी हर किसी की फिक्स होती है। रोज़ रेड होता है, रेज़ व्हाइट भी होता है, रोज़ येलो भी होता है। यानी कि कलर्स भी तो किसी की प्रॉपर्टी हो सकती है। आपका कलर क्या है, दैट विल बी योर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, किसी चीज़ से कैसी स्मेल आती है, ठीक है, आलू से कैसी आती है, सड़े हुए आलू से कैसी आती है, तो सड़े हुए आलू को आप कैसे पहचानते हो? क्योंकि वो वास करता है, वो गंध करता है, यानी कि उससे स्मेल गंदी आती है। इसका मतलब ये है कि स्मेल कैरेक्टरिस्टिक तो है, बट कलर कैन नॉट बी मेजर्ड। इसका मतलब ये प्रॉपर्टीज नहीं है। स्मेल तो कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन स्मेल मेजरेबल नहीं है। इसका मतलब ये भी क्या नहीं है, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज नहीं है। इसका मतलब कि कलर और स्मेल कैरेक्टरिस्टिक्स तो हैं, बट दैट इट कैन नॉट बी मेजर्ड। इसलिए हम कलर स्मेल को थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज नहीं बोल सकते। तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि व्हाट इज थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। तो आप कह सकते हो कि एक कैरेक्टरिस्टिक विच कैन बी मेजर्ड, यानी जो भी कैरेक्टरिस्टिक हम मेजर कर सकते हैं वो आपकी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। ये सारी चीजें हैं। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि टाइप्स क्या होंगे फिर इसके, अगर मैं आपसे बात करूं कि टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। अब थर्मोडायनामिक्स के कितने थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज के कितने टाइप हैं? तो बेटा आपके पास इस दो टाइप हैं। एक होता है आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक होता है आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, और एक होता है आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक होता है आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। देखो, जैसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप पढ़ते हो जाके, उसमें अंदर आप जाते हो सेमीकंडक्टर्स के टाइप्स में, जब आप जाते हो तो वहाँ पे आप इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स देखते हो। फॉर एग्जांपल वैसे ही सेम चीज़ आप थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टीज के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलेंगे। अब एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या बोला है, इसके बारे में समझते हैं। देखो, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज की अगर मैं सबसे पहले बात करूँ तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज हैं विच इज इंडिपेंडेंट 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 ऑफ मास और साइज। यानी कि जो साइज या मास पे डिपेंड नहीं कर रहे होंगे वो आपके सभी की सभी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होंगे। और एक्सटेंसिव क्या होगा, विच डिपेंड ऑन द मास, विच डिपेंड्स ऑन द मास और साइज। जो मास और साइज पे डिपेंड करेंगे वो आपके एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होंगे। अब जैसे एक एग्जांपल के तौर में बात करूं आपसे, तो जैसे देखो, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, देखो, अगर मान लो कि इस इस स्क्वायर का टेम्परेचर जो आपका 25 डिग्री सेल्सियस है। अब अगर मैं इसके कई सारे टुकड़े कर दूं, अब मैं अगर इसके कई सारे टुकड़े कर दूं, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, और मैं इस टुकड़े की मैं बात करूं, यानी कि ये वाला टुकड़ा है, ये वाला। अब मैं पूछूं इसका टेम्परेचर क्या होगा, तो ऑब्वियस सी बात है इसका भी टेम्परेचर क्या होगा, जो पूरे बॉडी का टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या, मैंने इस स्क्वायर को कई सारे टुकड़े साइज में मैंने डिफरेंट किया, इनके मास अलग अलग कर दिए, तो क्या इनका टेम्परेचर चेंज हुआ क्या? नो, आंसर है नो। तो अगर साइज चेंज करने से, इसका मास चेंज करने से अगर इसके टेम्परेचर पे कोई चेंज नहीं आया, तो इसका मतलब टेम्परेचर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास एंड साइज। इट मीन्स कि ये आपका कैसी प्रॉपर्टीज है, ये आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। अगर ऐसे इसके प्रेशर की बारे में बात करते हैं तो जो भी प्रेशर होता है प्रेशर भी सेम होता है। इसका मतलब प्रेशर भी क्या है, आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। अगर ऐसे में बात करूं वॉल्यूम की, मान लो कि ये आपका 1 लीटर का वॉल्यूम है, 1 लीटर का वॉल्यूम है। अब इसको अगर मैंने 4 टुकड़ा कर दिया, तो अगर मैंने 4 टुकड़ा कर दिया और इस वाले टुकड़े का मैं अगर वॉल्यूम पूछूं, इस वाले का, तो ऑब्वियस सी बात है ये 1/4 लीटर हो गया। अगर मैंने बराबर टुकड़े में किया है तो 1/4 लीटर हो गया। इसका मतलब ये तो मास पे या साइज पे डिपेंड कर गया। इसका मतलब ये हो गया कि वॉल्यूम जो है आपका, ये आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हो गया, ये आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हो गया। ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना कि जो भी एनर्जीज होती है, मैं आपको कहीं लिख दूं, ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी, जो भी कोई एनर्जी होगा, चाहे एंट्रोपी हो, एंथैल्पी हो, इंटरनल एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, सभी के सभी एनर्जी जो आपके होते हैं वो आपके होते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्योंकि वो तो मास साइज पे डिपेंड करते हैं, यानी कि सारे एनर्जी के जो टाइप हैं वो आपके एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होंगे। अब अगर ये इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के बारे में मैं आपसे डील कर रहा हूँ,
इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के बारे में अगर मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो है, तो इसमें एक नया टर्म आपको देखने को मिलेगा। इसमें होगा आपका स्पेसिफिक वर्ड से जुड़ा हुआ आएगा, जैसे कि स्पेसिफिक वॉल्यूम पूछेगा, ठीक है, या फिर हो सकता है आपसे स्पेसिफिक एंथैल्पी पूछेगा, ठीक है। यानी कि ये जो स्पेसिफिक वर्ड आएगा इस पे आपको बहुत ही अलर्ट रहना है। ये जो स्पेसिफिक आपको दिख रहा है, ये जो आपको स्पेसिफिक दिख रहा है, देखो अभी आपने देखा वॉल्यूम क्या था भैया आपका, ये आपका था एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, ये आपका था एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। एंथैल्पी क्या एनर्जी है, तो ये भी आपका कैसी प्रॉपर्टीज है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। लेकिन इसके साथ क्या जुड़ गया, स्पेसिफिक। पहले आप ये समझ लेना, सीधा सीधा मैं आपको एक फंडा बता देता हूँ, ज़्यादा आपको प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है। खासकर के नीट एस्पिरेंट वाले जो हैं और जेई मेंस वालों तक के लिए मैं यही बोलूँगा कि स्पेसिफिक में ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। स्पेसिफिक दिखे तो समझ लेना समथिंग इज मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई मास, यानी कि 1 बाई मास, यानी मास से आप डिवाइड कर रहे हो, या फिर ये बोल दो कि 1 बाई मास से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो अगर ये होता है स्पेसिफिक कमी नहीं है यहाँ पे। और अगर स्पेसिफिक वॉल्यूम पूछ दिया तो मैं आपको सीधा सीधा एक कॉन्सेप्ट देता हूँ कि स्पेसिफिक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, यानी किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के साथ अगर स्पेसिफिक लगा है तो ये आपका बन जाता है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ये आपका बन जाता है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। क्योंकि मास से मास तो कट गया, और मास से मास कटने का मतलब कि मास से इंडिपेंडेंट हो गया, और जैसे मास से इंडिपेंडेंट हुआ, अभी आपको मैंने पीछे बताया कि अगर मास से इंडिपेंडेंट हो गया तो आपका बन जाएगा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इसका मतलब ये है कि जैसे ही स्पेसिफिक के साथ क्या जुड़ गया, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जुड़ गया, तुरंत आपका आंसर हो जाएगा इंटेंसिव, फिर वो आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टीज सोच करने लगेगा। तो ये जो है आपके टाइप्स की बात हो गई, टाइप्स की बात हो गई। अब नेक्स्ट मैं बात करता हूँ आपसे प्रोसेसेस का। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ प्रोसेसेस का। अब प्रोसेसेस क्या होते हैं, फिर उसके बाद हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की। अब देखो प्रोसेसेस के बारे में अगर मैं डिस्कस करने जाऊंगा तो प्रोसेस देखो, मैं इसके बारे में ही बोलूंगा आपको कि चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट क्या होता है आपका, ये होता है बेटा प्रोसेस। यानी कि अगर स्टेट चेंज नहीं हुआ तो प्रोसेस नहीं हुआ, अगर स्टेट चेंज नहीं हुआ तो प्रोसेस नहीं हुआ। यानी प्रोसेस जब होगा जब स्टेट चेंज होगा, ये फिक्स है, ये लिख के रख लो, ठीक है। प्रोसेस तब होगा जब स्टेट चेंज होगा। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मान लो ये प्रेशर है कर्व, ये वॉल्यूम कर्व है। अब मान लो आपका कोई स्टेट है, मान लो ये आपका स्टेट 1 है कोई भी, यहाँ पे मान लो P1 V1 है, यानी कि इस पे जो बेटा जो वॉल्यूम मिल रहा है आपका V1 है, वॉल्यूम इस पे V1 है, और यहाँ पे जो आपको प्रेशर मिल रहा है वो आपको P1 है। अब मान लो यहाँ से चेंज होके कहीं यहाँ आ गया आप, तब ये नया इस पे प्रेशर जो मिल गया वो P2 है, और इस पे जो नया वॉल्यूम मिलेगा V2 है। इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, P2 V2 हो जाएगा। इसका मतलब अब ये स्टेट क्या है, अभी दूसरा स्टेट आ गया स्टेट 2। तो स्टेट 1 से कहाँ गया, ये स्टेट 2 पे गया, तो चेंज ऑफ स्टेट, यानी कि ये क्या कहलाएगा आपका, प्रोसेस कहलाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, प्रोसेस बोलने वाले हैं। इट मीन्स चेंज ऑफ स्टेट, जब स्टेट चेंज होगा तो प्रोसेस होगा। और आपको पता है देखो, स्टेट इज ऑलवेज डिफाइंड, स्टेट इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन। अगर आप स्टेट डिफाइन कर रहे हो, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी समझाया था कि थर्मोडायनेमिक्स वन इक्विलिब्रियम स्टेट से अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट में ही ये डिफाइन करता है। यानी कि अगर आप थर्मोडायनेमिक्स अगर आप कंसीडर कर रहे हो, अगर आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हो, इसका मतलब है कि उसमें जो भी कुछ स्टेट होगा वो इक्विलिब्रियम ही होगा, और अगर स्टेट चेंज भी हो गया तो नया स्टेट जो आएगा वो भी इक्विलिब्रियम में ही होगा। यानी स्टेट तो चेंज होगा, लेकिन स्टेट चेंज होके भी किस में आएगा, इक्विलिब्रियम में आएगा। यानी एक इक्विलिब्रियम से दूसरे इक्विलिब्रियम में स्टेट जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि स्टेट जो है आपका डिफाइंड ही होगा ओनली इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए इन द थर्मोडायनेमिक्स कंडीशंस। मैं थर्मोडायनेमिक्स के बिहाफ पे बात कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि जब स्टेट चेंज होगा 1 से 2 होगा, इसका मतलब ये है कि तभी क्या होगा, आपका प्रोसेस होगा, तभी आपका क्या होगा, प्रोसेस होगा। अब अगर ये प्रोसेस होगा तो यहाँ पे आप बड़े ध्यान से एक बात समझ लेना कि यहाँ पे कुछ पॉइंट होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे एक बोलते हैं हम लोग पाथ फंक्शन, एक होता है आपका
पाथ फंक्शन कभी कभी पूछ लेता है बेटा, और एक होता है पॉइंट फंक्शन। तो वन इज पाथ फंक्शन एंड सेकेंड इज पॉइंट फंक्शन। अब व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द पाथ फंक्शन एंड पॉइंट फंक्शन? जो पॉइंट फंक्शन है हमारा, पॉइंट फंक्शन के बारे में अगर मैं बात करूं आपसे, देखो मैं इसके बारे में यही बोलूंगा कि ऑल थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, देखो एक आपको सीधा सीधा मंत्र दे रहा हूँ, खत्म करो जॉब करो इसका। ऑल थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, जो भी प्रॉपर्टीज होंगी ना थर्मोडायनेमिक्स की, वो सभी के सभी बेटा आपका पॉइंट फंक्शन होगी, रटने की जरूरत नहीं है, खत्म कहानी। जय हिंद जय भारत। ठीक है, यानी कि थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो 100% पॉइंट फंक्शन है, बात खत्म। प्रॉपर्टीज है पॉइंट फंक्शन है, प्रॉपर्टीज है पॉइंट फंक्शन है। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, 4 ऑप्शन दिया जाए, बोला जाए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉइंट फंक्शन, खत्म कहानी, कुछ मत करो, ये देखो उन चारों में प्रॉपर्टीज कौन है। अगर प्रॉपर्टीज है तो पॉइंट फंक्शन है, डेट्स ऑल। ठीक है, मतलब देखो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मान लो कि ये पीवी डायग्राम, फिर से मैं ले रहा हूँ प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। मान लो अगर मैं ये पॉइंट लिया और एक ये पॉइंट लिया, इसका नाम है वन स्टेट, ये हमारा दूसरा स्टेट है। अब आप खुद देखो, इस पॉइंट पे आपका जो प्रेशर हो P1 है, इस पॉइंट पे जो वॉल्यूम है वो V1 है, इस पॉइंट पे जो प्रेशर आपका P2 है, जो वॉल्यूम है वो V2 है। तो यहाँ से यहाँ आया, ऐसे भी आ सकता है, ऐसे जाओ जैसे मर्जी करे ऐसे जाए, या तो आप ऐसे जाओ जाओ, फिर ऐसे जाओ, या तो फिर आप, आपकी मर्जी, आप ऐसे जाओ जाओ, या फिर आप ऐसे जाओ। अब आप खुद सोचो, आप जिस भी रूट से जाओ, लेकिन जब भी आप इस पॉइंट पे पहुंचोगे तो आपका प्रेशर क्या होगा P2, जब भी आप इस पॉइंट पे पहुंचोगे तो आपका वॉल्यूम क्या होगा V2, जब भी आप इस पॉइंट पे होगे तो आपका प्रेशर क्या होगा P1, जब भी आप इस पॉइंट पे होगे तो प्रेशर वॉल्यूम क्या होगा V1 होगा। इसका मतलब इस पॉइंट का प्रेशर वॉल्यूम इस पाथ पे डिपेंड कर रहा है क्या? बोलो, क्या स्टेट वन का जो प्रेशर है, जो वॉल्यूम है, स्टेट टू का जो प्रेशर है, जो वॉल्यूम है, क्या वो किस पाथ से आ रहा है, किस प्रोसेस से आ रहा है, इस पे डिपेंड किया क्या? नो, आंसर है नो। इसका मतलब ये है कि जब ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इस पॉइंट का प्रेशर वॉल्यूम, इस पॉइंट का प्रेशर वॉल्यूम हमेशा सेम ही रह रहा है, चाहे आप ऐसे जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी आप इस पॉइंट पे आओगे तो यहाँ पे आपका प्रेशर ऑटोमेटिक P2 होगा और वॉल्यूम V2 होगा। इसका मतलब ये है कि ये जो है पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं, और आपको पता है प्रेशर और वॉल्यूम क्या है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज है। अभी आपने पीछे देखा, ये क्या है आपका थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज है। इसका मतलब ये है कि जितनी सारी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज होंगी वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती हैं। इसका मतलब पॉइंट फंक्शन का मतलब विच इज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, जो पाथ पे डिपेंड ना करे, वो सभी के सभी आपके हो जाएंगे पॉइंट फंक्शन। अब पाथ फंक्शन अब आप समझ चुके होंगे, पाथ फंक्शन मतलब विच डिपेंड्स ऑन द पाथ, विच डिपेंड्स ऑन द पाथ, जो पाथ पे डिपेंड करे। फॉर एग्जांपल देखो बेटा, एक बात ध्यान रखना, जैसे कि आप काइनामेटिक्स में पढ़ते हो, जैसे आपने काइनामेटिक्स में देखा होगा बेटा कि ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, एक्स क्या आपका डिस्प्लेसमेंट है, और ये आपका टाइम है बेटा, ये आपका टाइम t है। तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का कर्व अगर बनाया जाए तो आपको पता होगा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व dx/dt आपको देता है बेटा वेलोसिटी। ये आपको क्या देता था? वेलोसिटी देता था, आपने ये देखा होगा। ठीक है, ऐसी सिमिलर, आप ध्यान से सुनना, कुछ भी नया नहीं है यहाँ पे, सब पुराना ही है। और आप क्या बोलते थे? आप बोलते थे एरिया अंडर कर्व ऑफ VT डायग्राम। कौन सा डायग्राम? VT डायग्राम। ये आपको क्या देता था बेटा? ये आपको नेट डिस्प्लेसमेंट देता था। ये आपको क्या देता था? डिस्प्लेसमेंट देता था। यानी कि अगर आप वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाते हो कुछ ऐसा, तो अगर ये एरिया निकालते हो, अगर आप ये एरिया निकालते हो तो एरिया आपको क्या देता था? डिस्प्लेसमेंट देता था। और अगर आप स्लोप निकालते थे dv/dt, तो आपको क्या देता था बेटा? एक्सीलरेशन देता था। ये दो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे था। इट मीन्स कि द स्लोप ऑफ dx/dt, द स्लोप dv/dt, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व गिव्स द एक्सीलरेशन, बट द सेम कर्व, बट इन द सेम कर्व द एरिया अंडर कर्व ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व इज गिवन द गिव्स यू द डिस्प्लेसमेंट। तो सेम बात मैं यहाँ पे भी कर रहा हूँ आपसे कि आप ध्यान रखो कि एरिया अंडर प्रेशर वॉल्यूम कर्व, एरिया अंडर प्रेशर वॉल्यूम कर्व क्या देगा आपको? गिव्स वर्क डन। वो आपको देगा वर्क डन देगा बेटा।
यानी कि प्रेशर वॉल्यूम जो कर्व होगा इसका वो वर्क डन देगा। और सेकेंड बात ये भी ध्यान रख सकते हो आप, अगर आप चाहो तो यहाँ से एरिया अंडर टीएस प्लॉट या टीएस कर्व। बेटा टीएस क्या है? टेम्परेचर, और एस क्या है बेटा? एंट्रोपी। एस क्या है? एंट्रोपी। टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी कर्व का जो एरिया होगा वो आपको देगा गिव्स हीट ट्रांसफर। बहुत ही पते का नॉलेज दे रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना, ठीक है। यानी कि प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम का जो कर्व होगा इसका एरिया जो देगा आपको वर्क डन देगा, नेट वर्क डन देगा। जो टेम्परेचर एंट्रोपी कर्व का जो आपका एरिया होगा, एरिया अंडर कर्व होगा, वो आपको हीट ट्रांसफर की वैल्यू देगा, आपको हीट ट्रांसफर देगा, ठीक है। तो अगर मैं एक कर्व बनाऊं, अगर मैं आपसे यहाँ पीवी कर्व बनाऊं, आप देखो अगर मैं यहाँ पे पीवी कर्व बनाऊं और ये आपका एक स्टेट है, स्टेट 1 है, और ये आपका स्टेट 2 है, यहाँ से यहाँ आप ऐसे गए, यहाँ से यहाँ आप ऐसे गए। अब मैं बोलूँ कि बताओ वर्क डन क्या होगा, तो आपने देखा कि एरिया अंडर पीवी कर्व क्या देता है आपको बेटा? वर्क डन देता है। इसका मतलब ये है कि इसके नीचे वाला एरिया, इसके नीचे वाला एरिया यानी कि ये वाला वाइट शेडेड एरिया, ये आपको क्या देगा बेटा? ये वर्क डन देगा, वर्क डन दे देगा, ठीक है। अब आप जरा देखो, अगर मैं इस रूट को चेंज कर दूं, अगर मैं ऐसे न जाके अगर मैं ऐसे चला जाऊं, फिर अगेन मैं पूछूं आपसे, अगर ये पिंक वाला अगर पाथ है आपका, पाथ नंबर 2, ये आपका क्या है? पाथ नंबर 1, ये आपका पाथ नंबर 2। अगर मैं पाथ 2 की बात करूं तो 1 से 2 जो आपका गया है, मैं पूछूं वर्क डन क्या होगा, तो आप फिर ये एरिया लोगे, आप फिर ये एरिया लोगे, यानी कि ये आपका देगा W2। अगर मान लो सेम में सिमिलरली अगर मैं यहाँ से यहाँ गया, ऐसे गया, तो फिर आपका 3 वाला पाथ हो गया, फिर क्या एरिया क्या होगा? फिर आपका एरिया ग्रीन वाला हो गया, आपका ये एरिया हो गया। इसका मतलब ये है कि ये हो गया आपका W3। तो आप खुद देखो, W3 ज़्यादा है W2 से और W2 ज़्यादा है W1 से। इसका मतलब ये है कि वर्क डन पाथ पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? वर्क डन पाथ पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। आप देखो, आपने पहला वाला पाथ देखो, वर्क डन छोटा आया, दूसरा वाला पाथ देखो वर्क डन ज़्यादा आया, तीसरा वाला पाथ देखो वर्क डन और ज़्यादा आया। इसका मतलब अगर पाथ ज़्यादा है तो वर्क डन ज़्यादा है, वर्क डन ज़्यादा, इसका मतलब ये किस पे डिपेंड कर रहा है? पाथ पे डिपेंड कर रहा है। और अगर पाथ पे डिपेंड कर रहा है तो इसका मतलब कि जो वर्क डन है वो आपका कैसा फंक्शन है? वो आपका पाथ फंक्शन है। कैसा फंक्शन है आपका? पाथ फंक्शन है। तो यही आपको देखो मैंने यहाँ बताया, पीछे आपको समझाया मैं कि जो आपका पाथ फंक्शन होता है वो डिपेंड करता है किस पे? पाथ पे, यानी या फिर हिस्ट्री पे डिपेंड करता है, प्रीवियस हिस्ट्री पे डिपेंड करता है, कहाँ से आया हो, कैसे आया, ठीक है। तो ये हमारे दो चीज़ें हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करते हैं यहाँ पे हीट का भी ध्यान रखना है, यानी कि यहाँ पे जो वर्क होगा वो आपका क्या होगा? पाथ फंक्शन होगा, और जो हीट होगा बेटा वो भी क्या होगा? आपका पाथ फंक्शन होगा। The heat and work both are depend on the path. That's why heat and work both are path function. While all thermodynamic properties like pressure, volume, temperature are point function. That is not depend on the path. चलो नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारी प्रोसेस के बारे में हम आपको डिफाइन कर रहे थे। मैंने आपको बोला था कि प्रोसेस क्या है? चेंज ऑफ स्टेट इज कॉल्ड प्रोसेस। तो अब मैं बात करता हूँ थर्मोडाइनमिक प्रोसेस की। थर्मोडाइनमिक प्रोसेस की, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों ने इस पे बताएंगे, आपने देखा होगा बहुत सारे बुक भी हैं, बुकिश नॉलेज भी आप देखोगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि थर्मोडायनामिक प्रोसेस जैसे ही आया तैसे ही आपके मुंह से आएगा निकल के कि भैया ये तो आइसोबारिक होता है, और कोई बोलेगा आइसोकोरिक होता है, और आप बताओगे कि एडियाबेटिक होता है, और आप देखोगे आइसोथर्मल होता है, और आप देखोगे पॉलीट्रॉपिक होता है, और भी है लेकिन मैं आपसे डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि आपके सिलेबस में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। और भी होता है, आइसेंट्रोपिक होता है, आइसेंथैल्पिक होता है, बट आपसे अब डिस्कस नहीं करना, वहाँ पे आपका आउट ऑफ सिलेबस है। अभी आपके क्या है, ये 4-5 टाइप के आपके प्रोसेस हैं। लेकिन मैं आपसे बोलता हूँ कि ये झाड़ू पोछा करने नहीं आया मैं इधर, ठीक है। तो ये झाड़ू पोछा वाला टॉपिक है, ठीक है। अभी आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक, आइसोथर्मल, पॉलीट्रॉपिक, ये सब आपका अगर आप बोल रहे हो कि ये टाइप ऑफ प्रोसेस है, तो फिर आप क्या कर रहे हो? आप झाड़ू पोछा मार रहे हो, आप झाड़ू पोछा मार रहे हो। फिर मैं झाड़ू पोछा मारने नहीं आया इधर, ठीक है। तो कायदे से समझा रहा हूँ कि थर्मोडायनामिक प्रोसेस पहले समझो, बात को समझो। थर्मोडायनामिक प्रोसेस इज नॉट ए आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक, आइसोथर्मल, पॉलीट्रॉपिक इज नॉट ए थर्मोडायनामिक प्रोसेस। तो फिर क्या है वो?
उसको समझने की कोशिश करते हैं कि फिर है क्या प्रोसेस। तो अगर मैं प्रोसेस की बात करूं बेटा, प्रोसेस केवल दो टाइप का है। एक होता है आपका रिवर्सिबल प्रोसेस, एक होता है रिवर्सिबल प्रोसेस, और एक होता है आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस। एक होता है आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो प्रोसेस केवल दो टाइप के हैं आपके पास, एक होते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस, एक होते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब वो क्या, अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको मैं समझाता हूँ कि फिर ये है क्या। फिर ये प्रोसेस नहीं है तो क्या है। अभी भी आपको लगता होगा प्रोसेस है, मैं कहता हूँ आप 10 मिनट रुको, 5 मिनट रुको, आपको क्लियर हो जाएगा कि फिर ये क्या है। पहले हम समझते हैं कि पहले मेन लॉजिक क्या है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस है और आपके इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस केवल दो ही टाइप के हैं। अगर मैं बात करूँ रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, आप देखो, मैंने लिया आपका एक पीवी डायग्राम, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम मैंने कर्व लिया। अब प्रेशर वॉल्यूम कर्व अगर मैं ले रहा हूँ तो आप ध्यान से देखो, अगर प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व में मैंने बनाया स्टेट 1 से 2 गया, ये रहा स्टेट 1, ये रहा स्टेट 2, यहाँ से यहाँ गया और फिर यहाँ से यहाँ वापस आ गया। यानी एक तो गया है 1 से 2 और एक हुआ है 2 से 1 वापस आया। अभी क्या दिख रहा है आपको। अब आप बोलोगे सर ये तो रिवर्सिबल है क्योंकि ये रिवर्स हो रहा है। तो बेटा ध्यान से सुनना बात को, कि ये भी रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है, ये है आपका साइक्लिक प्रोसेस। ये है आपका साइक्लिक प्रोसेस। ये आपका क्या है, साइक्लिक प्रोसेस, रिवर्सिबल नहीं है। तो साइक्लिक भी डिफाइन कर लेते हैं, लगे हाथ से रिग्रेट्स करते हैं। फिर साइक्लिक प्रोसेस क्या है, तो मैं बोलूँगा, ध्यान रखना पूछता है आपके एग्जाम में, नीट जेई मेंस वाले खास करके ध्यान से सुनना। इस व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन साइक्लिक एंड रिवर्सिबल प्रोसेस आता है तो ध्यान से सुनना। साइक्लिक क्या होगा, एट द एंड ऑफ द प्रोसेस द इनिशियल state is equals to final state, बस दैट्स ऑल। यानी कि साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, एट द एंड ऑफ द प्रोसेस इनिशियल स्टेट इक्वल्स टू फाइनल स्टेट। यानी कि प्रोसेस जब एंड होगा तो इनिशियल स्टेट आपका फाइनल स्टेट के बराबर होगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। ये हमारा है साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, इट मीन्स दिस इज द स्टेट 1 एंड दिस इज द स्टेट 2, दिस इज योर प्रोसेस 1, दिस इज योर प्रोसेस 1 एंड दिस इज योर प्रोसेस 2। ये प्रोसेस 1 प्रोसेस 2, यानी कि प्रोसेस शुरू कहाँ से हुआ, 1 से हुआ। प्रोसेस एंड भी कहाँ से हुआ, गया आया, ये गया ये गया, गया 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 गया, फिर आया 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 आया, यहाँ आया। इसका मतलब 1 से गया और 1 पे वापस आया। तो यानी स्टेट 1 से चला था और वापस भी कहाँ आ गया, स्टेट 1 पे आ गया। इसका मतलब एट द एंड ऑफ द प्रोसेस द इनिशियल स्टेट इक्वल्स टू फाइनल स्टेट, एंड दैट टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। इसका मतलब कुछ भी हो सकता है साइक्लिक प्रोसेस। ये भी हो सकता है क्या, यस, यहाँ से चला और आया कहाँ, यहीं वापस आया, ये भी साइक्लिक प्रोसेस होता है, बिल्कुल होता है। अच्छा, ये भी साइक्लिक प्रोसेस हो सकता है क्या, ऐसे 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 ऐसे, यहाँ से चला था और यहीं आके वापस लग गया, ये भी साइक्लिक प्रोसेस है। इसका मतलब साइक्लिक प्रोसेस कुछ भी हो सकता है, बस कंडीशन ये है कि जब प्रोसेस एंड हो रहा हो तो जहाँ से चला था वहाँ वापस आ गया। दैट इज नॉट रिवर्सिबल प्रोसेस, दैट इज द साइक्लिक प्रोसेस। तो फिर रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, फिर रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है ये समझना हमें। तो समझते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में कि रिवर्सिबल प्रोसेस है क्या एक्चुअल में। चलो आओ समझते हैं। अब अगर मैं बात करूं आपसे रिवर्सिबल प्रोसेस की, ध्यान से समझना, क्योंकि फिर इधर झाड़ू पोछा लगने वाला है, रट्टे वाला काम नहीं करना। ठीक है, समझते हैं फिर रिवर्सिबल प्रोसेस है क्या। बेटा देखो, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है। रिवर्सिबल प्रोसेस में मैं आपसे एक बात बताता हूँ कि सेम पाथ फॉलो करना चाहिए। पहली बात तो ये है, पहली बात तो ये है कि सेम पाथ फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि चाहे 1 से 2 गया और या 2 से 1 आया, दोनों कंडीशन में पाथ कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। पाथ हिस्ट्री कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। मतलब पीवी डायग्राम लो, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम, और अगर आपका स्टेट 1 है और अगर अब आपका स्टेट 2 है तो 1 से 2 गया ऐसे, तो फिर जब 2 से 1 वापस आ रहा था तो भी कैसे आया, ऐसे आया। यानी कि व्हाइट वाला आपका क्या है, ये व्हाइट वाला आपका है 1 से 2, और आपका जो पिंक वाला है ये क्या आपका 2 से 1। यानी देखो, जिस पास से गया उस पास से वापस आया, फर्स्ट कंडीशन है ये। देखना यहीं पे फिर विकेट गिर जाता है। अब इतने के बाद आगे लोग नहीं सोचते हैं, लेकिन इसके बाद भी अभी ये कहानी खत्म नहीं हुई है, अब ये कहानी तो शुरू हुई है, अभी हमें खत्म करना है। सेकेंड कंडीशन भी ध्यान रखो, इनर्ट कंडीशन विल बी सेम, inert condition will also be same,
यानी कि इनर्ट कंडीशन भी सेम होना पड़ेगा। यानी क्यों? तो बात समझना ध्यान से। जैसे कि मान लो अगर जाते वक्त मान लो जब 1 से 2 जा रहा था तो मान लो 20 किलो जूल का ये हीट ट्रांसफर किया है, मान लो 1 से 2 सिस्टम से सराउंडिंग की ओर। और जब 2 से 1 जा रहा था तो मान लो ये 40 किलो जूल का एनर्जी लॉस किया, इंटरेक्ट किया। यानी द इंटरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रोसेस 1 to 2 is 20 किलो जूल, एंड आफ्टर दैट व्हेन प्रोसेस इज रिवर्स फ्रॉम द सेम पाथ देन एनर्जी इंटरेक्ट फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग बिटवीन इज 40 किलो जूल। तो क्या एक्सचेंज ऑफ एनर्जी फॉर बोथ प्रोसेस सेम है? क्या बात तो सेम है, बट एनर्जी का इंटरेक्शन क्या है? डिफरेंट है। और आप खुद सोचो, अगर आप घर से कोचिंग गए 20 रुपया लगा, और अगर आप कोचिंग से घर वापस आए तो आपके जेब से 40 रुपये लगे। आप क्या इस सिचुएशन को आप रिवर्सिबल बोलोगे? आंसर है नो। इसका मतलब रिवर्सिबल तो आप तब बोल पाओगे ना जब आप जाते वक्त भी आपने 20 रुपये लगाए और आते वक्त भी आपने 20 रुपये लगाए, तब आप बोलोगे कि हाँ मेरा पाथ रिवर्सिबल है। इसका मतलब यह है कि पाथ का सेम होना, पाथ का सेम होना, पाथ का सेम होना बस केवल 30, बस केवल ये 30 मतलब ये केवल मतलब सफिशियंट नहीं है। पाथ के साथ साथ उस इंटरेक्शन ऑफ एनर्जीज का भी सेम होना जरूरी है। इसका मतलब ये तब आपका वैलिड होगा जब आपका अगर जाते वक्त 20 किलो जूल लगा है तो आते वक्त भी कितना एनर्जी का इंटरेक्शन होना चाहिए? 20 किलो जूल का होना चाहिए। और अगर ऐसा है तो आपका फिर वो रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। इसका मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी है। फर्स्ट कंडीशन सेम पाथ फॉलो करना चाहिए, ये तो पहला नेसेसरी कंडीशन है कि सेम पाथ तो फॉलो करना पड़ेगा। सेकंड कंडीशन ये है कि सेम पाथ फॉलो करने के साथ साथ उसके इनर्ट कंडीशन को भी सेम होना पड़ेगा, यानी इंटरेक्शन ऑफ एनर्जी जितना वो जाते वक्त लिया होगा आते वक्त भी इंटरेक्शन ऑफ एनर्जी उतना ही होना चाहिए। दैट विच का द इनर्ट कंडीशन। ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करोगे तो योर प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या था इसमें? नेक्स्ट था बेटा हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब देखो, अब इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में एक बहुत ही अच्छी सी बात मैं बोलूँगा आपको। सबसे मज़े की बात यह है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में बोलूँगा कि ऑल प्रोसेस इन द यूनिवर्स, इस पूरे यूनिवर्स में जो भी कुछ प्रोसेस है वो इरिवर्सिबल ही है। मतलब अभी तक हम जो ये पढ़ रहे थे बेटा, ये रिवर्सिबल का डेफिनेशन तो है ठीक है, लेकिन आप खुद सोचो, अगर आप घर से कोचिंग निकले जिस रास्ते से और आप कोचिंग से घर वापस आए तो हो सकता है कि चलो आपने रास्ता सेम फॉलो कर लिया होगा किसी कंडीशन से, बट आप क्या सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई करने के एबल हो? आपको लगता है कि सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई कर पाओगे? आंसर है नो। इसलिए रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है हमारा ये होता ही नहीं है। ठीक है, क्यों पढ़ते हैं? अच्छा क्यों पढ़ते हैं बताएंगे। रिवर्सिबल प्रोसेस होता ही नहीं है, रिवर्सिबल प्रोसेस होता ही नहीं है। यानी कि नेचर में कोई भी ऐसा प्रोसेस ही नहीं है, पूरे यूनिवर्स में कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जो रिवर्सिबल हो। कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं होता है। जो भी प्रोसेस हैं पूरे यूनिवर्स में वो सभी के सभी इरिवर्सिबल प्रोसेस हैं। तो फिर बता देता हूँ कि पढ़ते क्यों हैं। पढ़ते इसलिए हैं हम क्योंकि हमें जानना होता है आइडियल कंडीशन को, हमें जानना होता है आइडियल कंडीशन को। इसका मतलब आप कह सकते हो कि रिवर्सिबल प्रोसेस इज द आइडियल प्रोसेस। यस यू कैन से रिवर्सिबल प्रोसेस इज आइडियल प्रोसेस। क्यों इसलिए पढ़ना है? फॉर एग्जांपल मान लो आप बैट्समैन हो, मान लो आप बैट्समैन हो, आप बैटिंग करते हो। मैं आपसे पूछूं सडनली कि बेटा सुन, कैसी बैटिंग करता है, कैसा बैट्समैन है तू? तो क्या बोलोगे? आप बोलोगे मैं अच्छा बैट्समैन हूँ, या फिर मैं बहुत अच्छा बैट्समैन हूँ, या मैं हीटर हूँ, या फिर मैं स्लोवर हूँ, या फिर मैं क्लासिकल बैट्समैन हूँ, या मैं हिटरिंग हूँ, या फिर मैं बस टेम्पररी बैट्समैन हूँ। मतलब आप अपनी बैटिंग की क्वालिटी को कैसे जस्टिफाई कर रहे होगे? इसका मतलब आप कहीं न कहीं दिमाग में आप सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली या एनीथिंग एल्स जो भी आपका फेवरेट प्लेयर हो, मुझे नहीं पता। आप उसको कंपेयर करके आपके दिमाग में, हो सकता है आपका कोई दोस्त ही आपके साथ खेलता हो और वो आपका मतलब अच्छा खिलाड़ी हो, अच्छी बैटिंग करता हो, तो आप उसके कंपेयर में अपनी बैटिंग को देख के बोलते होगे कि हाँ, मैं अच्छा बैट्समैन हूँ, मैं ठीक-ठाक खेल लेता हूँ। तो ठीक-ठाक या अच्छा बैट्समैन खेल लेता हूँ, आपने कैसे बोला? कैसे बोला आपने? इसका मतलब आपने किसी से तो कंपेयर किया, और जिससे आपने कंपेयर किया दैट विल बी योर आइडियल। इसका मतलब ये है कि आइडियल होना इसलिए ज़रूरी है, तभी तो आप रियल का कंपैरिजन करके बताओगे कि रियल इज़ हाउ मच क्लोज टू द आइडियल। आप कितने अच्छे हो, आपका प्रोसेस कितना अच्छा जा रहा है, आपका प्रोसेस कितना बढ़िया है।
ये कैसे बताओगे? जब आपको आइडियल कंडीशन पता होगी, बेस्ट कंडीशन पता होगी। इसलिए हमें रिवर्सिबल पढ़ना ज़रूरी होता है। और रिवर्सिबल मैंने आपको बता दिया कि पूरे यूनिवर्स में कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जो रिवर्सिबल प्रोसेस हो। बस ये आइडियल प्रोसेस है, हम एज्यूम करते हैं और हम प्रोसेस को रिवर्सिबल बनाते हैं। कोई प्रोसेस होता नहीं है। कैसे बनाते हैं? आओ समझते हैं। तो एक है आपका क्वासी स्टैटिक प्रोसेस बेटा। एक होता है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। अब देखो, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है क्या समझना, और यही आपको फीलिंग आएगी रिवर्सिबल प्रोसेस की भी। मैं आपको क्लियर कर दूं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के बारे में। देखो, क्वासी का मतलब होता है, क्वासी का जो मीनिंग होता है, अगर आप इंग्लिश डिक्शनरी देखोगे तो वहां पे आप पकड़ पाओगे। क्वासी का मतलब होता है बेटा ऑलमोस्ट। क्वासी का मतलब होता है ऑलमोस्ट। और स्टैटिक का मतलब आपको पहले से पता है कि रेस्ट, समथिंग रिलेटेड टू रेस्ट। इसका मतलब एक ऐसा प्रोसेस जो ऑलमोस्ट कहाँ हो, रेस्ट पे हो। एक ऐसा प्रोसेस जो कहाँ हो, ऑलमोस्ट रेस्ट पे हो। यानी कि क्या मैं बोल सकता हूँ क्या कि ये वेरी वेरी स्लो प्रोसेस होगा? बोलो, बोलो यस है नो। ये क्या होगा? वेरी वेरी स्लो प्रोसेस होगा। सेकेंड, अब वेरी वेरी स्लो प्रोसेस होगा, इसीलिए हम इसको एक आइडियल प्रोसेस भी बोल सकते हैं। और जो भी कुछ आइडियल प्रोसेस होगा वो कैसा प्रोसेस होगा बेटा? और रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। अबे क्यों रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, समझो बात को। चलो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आपको बताता हूँ रिवर्सिबल कैसे हो गया। मान लो कि आपके पास, ये आपके पास एक राइस का बोरी है। मान लो ये आपका राइस है, 100 kg का एक बोरी है बस राइस की। अब मैं आपसे बोला बेटा सुन, आप इसमें से ना, ये सब दाने हैं, चावल के दाने हैं। ये सब इसमें चावल के दाने ऊपर तक भरे हुए हैं 100 के। और इधर मैं आपको प्लॉटिंग कर रहा हूँ, ये आपका प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम है। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि बेटा काम कर, इसमें से एक दाना चावल का बाहर निकाल, फिर एक दाना चावल का बाहर निकाल, फिर एक दाना चावल का बाहर निकाल, ऐसे 10 बार कर। यानी कि आप चावल का एक एक दाना बाहर निकाल लो, एक एक दाना बाहर निकाल लो। और एट द सेम टाइम मैं आपको बोला कि यहाँ पे प्लॉट में दिखा मुझे कैसे डिफरेंस हो रहा है। तो आप क्या कर रहे होगे, एक चुन्ना सा चलेगा, फिर आप एक दाना निकाले चुन्ना सा चला, फिर एक दाना निकाले चुन्ना सा चला, फिर एक दाना निकाले चुन्ना सा चला, फिर एक दाना निकाले चुन्ना सा चला। यानी कि ये कुछ ऐसे 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 कुछ पॉइंट में जा रहे होंगे हल्का हल्का। फिर मैं बोला एक काम कर, एक एक दाना वापस डाल दे। आपने 10 दाना निकाला, फिर मैं बोला एक काम कर, एक एक दाना वापस डाल दे। फिर आप अगर एक एक दाना वापस डालोगे, फिर इसको फर्क ही नहीं पड़ेगा, फिर धीरे धीरे चुनना 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 वापस चला जाएगा। इसका मतलब अब आप समझ पा रहे हो, आप ये समझ पा रहे हो कि जिस पाथ से गया होगा उसी पाथ से वापस हो रहा है। जिस पाथ से चुइयां 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 सा चला होगा उसी पाथ से चुइयां चुइयां वापस हो जाएगा। इसका मतलब कि लगभग सेम पाथ को फॉलो किया होगा। और सेम पाथ को फॉलो किया तो किस मैनर को दिखा रहा है? रिवर्सिबल प्रोसेस मैनर को। और साथ ही साथ आप ये भी देख पा रहे हो कि सेम आ रहा वापस जा रहा है। ये कैसा काम कर रहा है? वेरी स्लो काम कर रहा है। कैसा चल रहा है? बहुत ही स्लो। यानी कि जब प्रोसेस को आप बहुत ज्यादा स्लो कर दोगे तो कंडीशन है, देयर इज द पॉसिबिलिटी वेयर योर प्रोसेस मे बी इन द रिवर्सिबल मैनर, मे बी इन द रिवर्सिबल। तो अगर मुझे किसी प्रोसेस को रिवर्सिबल बनाना है, क्वेश्चन इज दैट कि हाउ टू मेक द प्रोसेस इज रिवर्सिबल, देन योर आंसर इज यू विल ट्राई टू कन्वर्ट योर प्रोसेस इन क्वासी स्टैटिक मैनर। यानी कि अगर आप प्रोसेस को क्वासी स्टैटिक मैनर में आप कंडक्ट कर रहे हो तो फिर आपका प्रोसेस आपका हो सकता है कि रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। यानी कि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्यों हमें पढ़ना है? क्योंकि हमें प्रोसेस को क्या बनाना है? रिवर्सिबल प्रोसेस बनाना है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ द क्वासी स्टैटिक प्रोसेस एंड नथिंग एल्स। ठीक है, चलो आ जाओ। अब मैं आपसे बोला था कि टाइप्स ऑफ प्रोसेस केवल दो टाइप के होते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। जबकि आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबेसिक, आइसोथर्मल, पॉलीट्रॉपिक, दैट इज नॉट प्रोसेस। तो है क्या बेटा? अब बात समझो, बात समझो। ये आपका प्रेशर लाइन है, ये आपका वॉल्यूम लाइन है। मान लो आपका 1 से 2 जा रहे हो, स्टेट 1 से 2 जा रहे हो, तो ये गए आप ऐसे। तो हो सकता है आप ऐसे भी जा सकते हो। और जब आप ऐसे गए तो मैंने बोला आपने बेटा टेम्परेचर को कांस्टेंट रखे। यानी कि आप 1 से 2 जा रहे हो, अगर तो अगर आप 1 से 2 जा रहे हो तो हो सकता है आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के जा रहे हो। तो हो सकता है आप टेम्परेचर कांस्टेंट, हो सकता है आपके प्रेशर को कांस्टेंट रख के आप 1 से 2 जा रहे हो सकता है वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के आप 1 से 2 जा रहे हो। कैसे? देखो, हो सकता है कि आप प्रेशर को कांस्टेंट, ये प्रेशर कांस्टेंट रख के आप 1 से 2 गए, क्या ये स्टेट चेंज नहीं हुआ? क्या हाँ हो गया। जैसे ही आप स्टेट चेंज किए, और स्टेट चेंज क्या होता है? आपका प्रोसेस होता है, चेंज ऑफ स्टेट इज कॉल्ड प्रोसेस। इसका मतलब आप ऐसे भी तो जा सकते हो यहाँ से, अगर यहाँ से आप यहाँ भी चले गए तब भी तो स्टेट चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि इस कोऑर्डिनेट का प्रेशर और वॉल्यूम में देखो वॉल्यूम चेंज हो गया।
ठीक है। अच्छा, हो सकता है कि आप ऐसे स्टेट चेंज कर रहे होगे, ये भी तो 1 से 2 आ रहे हो, लेकिन इस पे देखो क्या कांस्टेंट है बेटा, इस पे वॉल्यूम कांस्टेंट है। इसका मतलब आप उस प्रोसेस को चेंज कैसे कर रहे हो, आप उस प्रोसेस को चेंज कैसे कर रहे हो, आप 1 से 2 जा कैसे रहे हो, ये इस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है? आप 1 से 2 कैसे जा रहे हो, ये इस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है? तो यानी कि क्या मैं बोलूँ इसका मतलब देखो, आइसोबारिक का मतलब होता है बेटा प्रेशर कांस्टेंट, आइसोकोरिक का मतलब होता है वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोथर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है? और एडियाबेटिक का मतलब होता है देयर इज नो हीट ट्रांसफर क्यू बराबर जीरो, आइदर सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम, ठीक है? या फिर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, तो स्पेशल केस इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे, वेयर एन इक्वल्स टू वन, अभी बताऊंगा बाद में, एन ग्रेटर देन वन, ठीक है? बट एन लेस देन गामा, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो अगर प्रेशर कांस्टेंट से गए हो तो आइसोबोरिकली गए हो, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट करके गए हो तो आइसोकोरिकली गए हो, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट करके गए हो तो आइसोथर्मली गए हो, अगर कोई हीट ट्रांसफर नहीं हुआ आपके प्रोसेस में तो एडियाबेटिकली गए हो। इसका मतलब क्या मैं ऐसा बोलूं क्या कि भाई ये सब जो आपका प्रोसेस नहीं है, ये आपके सब नंबर ऑफ वेज हैं, नंबर ऑफ वेज टू प्रोसेस दी हैपन, यानी कि प्रोसेस कैसे 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 हो सकते हैं, वो उसके नंबर ऑफ वेज है। हो सकता है आपने स्टेट चेंज किया तो उस पूरे स्टेट चेंज करने की जो जर्नी थी, उस जर्नी में आपने प्रेशर को कांस्टेंट रखा। हो सकता है आपने स्टेट चेंज किया तो चेंज करने की जो जर्नी में आपने जो टेम्परेचर रखा वो कांस्टेंट रखा होल द जर्नी। हो सकता है आपने प्रोसेस चेंज किया, उस पूरे प्रोसेस चेंज करने की जर्नी में आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा, आइसोथर्मल प्रोसेस है। हो सकता है आपने जो प्रोसेस चेंज किया, जब स्टेट चेंज किया तो स्टेट चेंज करने में आपने कोई भी हीट ट्रांसफर ना सिस्टम से सराउंडिंग ना सराउंडिंग सिस्टम होने नहीं दिया, तो एडियाबेटिकली आपने कर दिया। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ वेज हैं, आपके नंबर ऑफ वेज हैं जहाँ पे आपके प्रोसेस हो रहे हैं। इसका मतलब आइसोबोरिक, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक, आइसोथर्मल, ये सभी के सभी क्या है, ये नंबर ऑफ वेज हैं प्रोसेस के होने के। दैट इज नॉट द टाइप ऑफ प्रोसेस, गॉट इट? अब आओ बात करते हैं सबसे पहला नंबर ऑफ वेज पे, जिसको हम लोग बोलते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। सबसे पहला कहते हैं और इसके बारे में बात करते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। देखो बेटा, आइसोबारिक प्रोसेस का मतलब होता है बेटा प्रेशर कांस्टेंट। अगर प्रेशर कांस्टेंट तो आपको इतनी सी बात केमिस्ट्री में भी पढ़ी होगी, पीवी बराबर एन आर टी। अब पीवी बराबर एन आर टी को आप क्या बोलते हो मुझे नहीं पता, मैं बता देता हूँ, इसको बोलते हैं हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन। ये आपने देखी होगी केमिस्ट्री में भी। अब मैंने बोला प्रेशर कांस्टेंट, तो अगर प्रेशर कांस्टेंट, ध्यान से सुनो, अगर मैंने गैस सेम रखा, अगर गैस का जो अमाउंट है जितना लिया मैंने, 1 किलो 2 किलो 1 मोल 4 मोल में सेम लिया, इसका मतलब ये है कि मोल्स भी कांस्टेंट हो गए। आर क्या होता है पहले से होता है, क्या आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये आपका पहले से होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.314, यानी कि तो पहले से ही क्या कांस्टेंट है। और इस प्रोसेस के लिए आपने प्रेशर को कांस्टेंट रखा, तो आप खुद देखो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या दिख रहा है बेटा, टेम्परेचर दिख रहा है। और अगर ऐसा दिख रहा है तो क्या बोल सकता हूँ मैं, वी बाई टी सब के सब क्या हो गए इधर, कांस्टेंट हो गए। और अगर v बाई टी कॉन्स्टेंट हो गया, इसका मतलब क्या, इसको मैथमेटिकली लिखा जा सकता है क्या कि v1 बाई टी वन इक्व टू v2 बाई टी टू एंड सो ऑन। यही तो मैथमेटिक्स कहता है, तो सिंपल है। इसका मतलब अगर किसी टेम्परेचर पे किसी का वॉल्यूम दिया हो, ठीक है, और फिर टेम्परेचर को चेंज करके नया वॉल्यूम के बारे में पूछ रहा हो, ये सब कुछ किसी कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा होगा, तो इस केस में आपसे नया वॉल्यूम पूछेगा और आप यहाँ से आराम से निकाल दोगे कि नया वॉल्यूम v2 क्या होगा, तो होगा आपका t2 टाइम v1 बाई t1। यहाँ से आप निकाल लो, ऐसे करके न्यूमेरिकल्स आते रहते हैं एग्जाम में। चलो नेक्स्ट प्रोसेस की हम बात करते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस आपका है आइसोकोरिक प्रोसेस। नेक्स्ट है आपका बेटा आइसोकोरिक। अब आइसोकोरिक प्रोसेस क्या है, तो आइसोकोरिक का प्रोसेस, इसमें वॉल्यूम क्या हो आपका, कांस्टेंट हो। फिर अगेन वही फार्मूला यूज करो, आपका सब कुछ सिंपल है, रटना नहीं है, रटना कुछ नहीं है। पी बी बराबर एन आर टी से वॉल्यूम कांस्टेंट, एन आर पहले से कांस्टेंट, तो आपको दिख रहा है पी क्या हो जाएगा, डायरेक्ट पर्सनल हो जाएगा टी के।
P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, इट्स मीन्स P बाई T बेटा सबके सब क्या हो जाएंगे इधर, कांस्टेंट हो जाएंगे। और फिर मैथमेटिक्स क्या कहता है, अगर P बाई T कांस्टेंट है तो मैथमेटिक्स कहता है कि P1 बाई T1 इक्वल टू P2 बाई T2 एंड सो ऑन। इसका मतलब किसी एक प्रेशर पे टेम्परेचर दिया होगा और प्रेशर को राइज कर रहा होगा या डिक्रीज कर रहा होगा और नया टेम्परेचर पूछ रहा होगा, तो आप अगेन फिर निकाल सकते हो कि T2 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, T2 बराबर हो जाएगा P1 बाई P2 इंटू, बोलो 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 इंटू T1 जाएगा। तो ऐसे करके हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। ऐसे अगर मैं नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में बात करूँ, आपका नेक्स्ट प्रोसेस जो है, नेक्स्ट प्रोसेस है आपका आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, अब आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब बेटा टेम्परेचर क्या रहेगा, अब आपका कांस्टेंट रहेगा। अभी मैं वर्कडन भी समझाऊंगा इसमें, सब में परेशान मत होना, बहुत इजी है, इसको नहीं रटना ना वर्कडन रटना, सब कुछ सिंपल है। फिर वही बात करूँ, पी वी बराबर nRT से। अब आप खुद सोचो, टेम्परेचर आपने कांस्टेंट कर दिया, n पहले से कांस्टेंट, r पहले से कांस्टेंट, इसका मतलब पूरा का पूरा पी वी क्या हो चुका है बेटा, आपका कांस्टेंट हो चुका है। और अगर पी वी कांस्टेंट हो चुका है तो इसका मतलब P1 V1 बराबर 2V2 एंड सो ऑन, ऐसा आप कह सकते हो। इसका मतलब कि प्रेशर, किसी प्रेशर पे कोई वॉल्यूम दिया हो और प्रेशर को चेंज करके नया वॉल्यूम पूछ रहा हो, तो आप यहाँ से आराम से निकाल सकते हो नया वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे P1 V1 बाई P2 हो जाएगा आपका नया वॉल्यूम। तो ऐसे करके न्यूमेरिकल्स बनते हैं, आप न्यूमेरिकल आराम से सॉल्व करके निकाल सकते हो। चलो अब जो है एडियाबेटिक प्रोसेस की भी बात कर लेते हैं। तो ध्यान रखना, एडियाबेटिक प्रोसेस में सबसे पहली बात तो मैंने आपको ये बोला था कि नो हीट ट्रांसफर। सबसे पहली बात मैं बोला था नो हीट ट्रांसफर, आइदर सिस्टम टू सराउंडिंग, या फिर आप कह दो, ये भी तो हो सकता है सराउंडिंग टू सिस्टम, क्या पता हो रहा हो तो ये भी, लेकिन नहीं होगा। यानी कि ना ही सिस्टम से सराउंडिंग पे होगा, ना ही सराउंडिंग से सिस्टम पे होगा, यानी कि देयर इज नो हीट ट्रांसफर, यानी कि Q बराबर 0, वहाँ पे कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होगा। दूसरी बात बेटा, ये वेरी 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 फास्ट प्रोसेस होता है, नीट वाले अलर्ट रहना, पूछता है एग्जाम में। जो एडियाबेटिक प्रोसेस होता है कैसा प्रोसेस होता है, सडन प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस होता है, वेरी सडन प्रोसेस होता है, अचानक होता है, अचानक, वेरी सडन प्रोसेस होता है, बहुत ही अचानक होता है। ऐसा प्रोसेस है जो सडन हो जाएगा तुरंत, जैसे मान लो टायर का फटना, अरे गाड़ी चल रही थी गाड़ी चल रही थी गाड़ी चल रही थी बम, इसका मतलब ये है कि अचानक से टायर फट गया। अब टायर फटा तो देयर इज नो सफिशिएंट टाइम टू चेंज द टेम्परेचर और चेंज द हीट ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम। वहाँ पे टाइम ही नहीं मिला हीट को ट्रांसफर करने का, ऐसे सन से हो गया, ऐसे अचानक से ब्लास्ट हुआ, तो उसमें हीट ट्रांसफर करने का मौका कहाँ मिला, इसीलिए हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है इसमें, क्योंकि देयर इज नॉट सफिशिएंट टाइम ना टू एक्सचेंज द हीट फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे एडियाबेटिक के बारे में। और इसमें फॉर्मूला हमारा आता है पीवी पावर गामा बराबर कांस्टेंट बेटा, याद रखना ये फॉर्मूला इसमें लगता है, वेयर गामा होता है आपका बेटा एडियाबेटिक इंडेक्स, इसको बोलते हैं हम लोग एडियाबेटिक इंडेक्स। और ये गामा बेटा डिपेंड किस पे करता है, तो ध्यान रखना गामा डिपेंड करता है आपका नेचर ऑफ गैस पे, आपके गैस का नेचर क्या है उस पर डिपेंड करेगा। और नेचर क्या मतलब, जैसे कि आपका जो गैस है बेटा हो सकता है कि मोनो एटॉमिक हो, नोबल गैसेस, या फिर हो सकता है कि वो डाई एटॉमिक हो, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, या फिर हो सकता है ट्राई एटॉमिक हो सकता है टेट्रा एटॉमिक हो एंड सो ऑन। इसका मतलब ये है कि जो गामा है एडियाबेटिक इंडेक्स है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो कैसे चेंज होगा, तो चेंज होगा नेचर ऑफ गैस से। आपका गैस का नेचर कैसा है, डाई एटॉमिक है, मोनोटॉमिक है, ट्राई एटॉमिक है, वैसे जैसे देखो जितने सारे नोबल गैसेस हैं आपने देखे होंगे, नोबल गैसेस जो आपके पीरियोडिक टेबल में है, जैसे कि आपका हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, ये सब इसी फॉर्म में लिखे होते हैं, यानी कि सब मोनो एटॉमिक गैसेस हैं। अगर यहीं आप ऑक्सीजन को देखो तो O2 होता है, नाइट्रोजन N2 होता है, इसका मतलब ये O2 के फॉर्म में, N2 के फॉर्म में होता है, इसका मतलब ये डाई एटॉमिक नेचर शो करता है। ऐसे नाइट्रोजन N3 भी एग्जिस्ट करता है, ट्राई एटॉमिक भी है। ऐसी बहुत सारी गैसेस हैं जो डाई एटॉमिक भी हो सकती हैं, ट्राई एटॉमिक भी हो सकती हैं और मोनो एटॉमिक हो सकती है। तो डिपेंड करता है कि वो गैस का नेचर क्या है, उसी हिसाब से गामा की वैल्यू चेंज होगी। दिस ऑल अबाउट द
एडियाबेटिक प्रोसेस, और इस लॉ को हम लोग बोलते हैं बेटा पैसन लॉ। याद रखना, पैसन लॉ जो है हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस में यूज होता है, दैट विल बी द पीवी पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, इसको बोलते हैं हम लोग पैसन लॉ। ठीक है, अब आ जाओ, अब हम लोग बात करेंगे वर्क डन की। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे वर्क डन फॉर डिफरेंट प्रोसेस, फॉर डिफरेंट प्रोसेस। अब वर्क डन की बात करेंगे डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के लिए बेटा, और आपको पहले मैं समझा चुका हूँ कि जो ये आपका वर्क डन है, जो आपका ये वर्क डन है बेटा, ये आपका वर्क डन जो है आपका, ये आपका होता क्या है, तो अभी आपको पहले मैं समझाया था, ये आपका एरिया अंडर कर्व होता है किसका, पीवी कर्व का या पीवी डायग्राम का। तो सबसे पहले आपको मैं समझा दूं कि बेटा ये वर्क डन होता क्या है। सबसे पहले आप समझते पहले वर्क डन क्या होता है, फिर हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस का वर्क डन निकालने जाएंगे। अब ये वर्क डन निकालने के लिए अब आपको सबसे पहले ज़रूरत किसकी पड़ेगी बेटा, वो सिस्टम की पड़ेगी। आप किस सिस्टम का वर्क डन निकालने जा रहे हो, तो अभी जो मैं सिस्टम लेने जा रहा हूँ, सिस्टम आपके कितने टाइप के हैं, 3 टाइप के हैं, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। तो अभी मैं जिस सिस्टम की बात कर रहा हूँ वो मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे क्लोज सिस्टम का। कोई ना कोई सिस्टम लेके चलना होगा, तो मैं अभी आपसे ले रहा हूँ क्लोज सिस्टम। ठीक है बेटा, ठीक है, अभी मैं आपसे जो भी बात कर रहा हूँ मैं क्लोज सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूँ। बैटरी लो ऑफ हो गई। अभी क्या कहते हैं, ये नेक्स्ट आवर भी फ्री है ना, अभी अगला घंटा फ्री है कि नहीं यहाँ पे। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी 1 घंटा हमारा कंप्लीट हुआ है जस्ट। ठीक है, कोई नहीं, हो जाएगा, 2 बजे तक हो जाएगा। ठीक है, तो बात कर रहे थे हम वर्कडन का, वर्कडन के केस में बात कर रहे थे सिस्टम का, और सिस्टम में आप मैं बात कर रहा था क्लोज सिस्टम का। ठीक है, तो जो अभी मैं सिस्टम लेके चलूंगा वो मैं क्लोज सिस्टम लेके चलूंगा, कि क्लोज सिस्टम के बारे में हम सारा डिस्कशन करेंगे क्लोज सिस्टम के बारे में। अच्छा, सबसे पहले देखो, मैं आपसे बोलूँ कि मान लो एक पिस्टन है कोई, मान लो ये पिस्टन है और ये इससे बंधा हुआ है कोई, एक हमारे सिलेंडर और पिस्टन का सिस्टम है। अब इसमें कोई ना कोई यहाँ गैसेस होंगी, मान लो जो भी कुछ गैसेस है इसका कुछ प्रेशर होगा, कुछ वॉल्यूम होगा। अब आप सोचो, अगर आप पिस्टन को आप आगे मूव करो, ये पिस्टन आपका आगे आए यहाँ आ जाए, या फिर पिस्टन को पीछे मूव करे, आपका पिस्टन यहाँ आ जाए, तो आगे आए पीछे आए, वो वर्क डन तो बेटा दोनों में होगा। आगे गया तब भी वर्क डन होगा, पीछे गया तो भी वर्क डन होगा। तो आगे जाएगा तो क्या होगा, आगे जाने का मतलब आप इस पिस्टन को क्या कर रहे हो, आप इस पिस्टन को क्या कर रहे हो, पीछे से ऐसे प्रेस कर रहे हो, पीछे से प्रेस कर रहे हो, यानी कि कंप्रेशन हो रहा है। यानी कि एक केस में क्या होगा, कंप्रेशन होगा, एक केस में कंप्रेशन होगा। और जब कंप्रेशन होगा तो आप कंप्रेस कर रहे होगे, कोई कंप्रेस कर रहा होगा, इसका मतलब ये वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा। ये क्या होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा। अब अगर ये पीछे भाग रहा है, अगर ये पीछे की तरफ भाग रहा है, तो इसका मतलब वो एक्सपेंड कर रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा होगा, बोलो। क्योंकि जब वो कंप्रेशन कर रहे होगे तो ये पिस्टन आगे आएगा, आगे आएगा तो वॉल्यूम देख लो V/2 हो गया, वॉल्यूम आधा हो रहा है, यानी वॉल्यूम घट रहा है, तभी तो कंप्रेशन बोला आपने। यानी कंप्रेशन में वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा, और एक्सपेंशन होगा तो पीछे जाएगा तो वॉल्यूम और इंक्रीज करेगा। इसका मतलब एक्सपेंशन में वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, और ये हो जाएगा आपका वर्क डन बाय द सिस्टम। यानी कि इसका मतलब इस सिस्टम की तरफ से वर्क किया जा रहा है, ठेला जा रहा है, पीछे की तरफ पुश कर रहा है सिस्टम। अब ध्यान से समझो, ये बात को बहुत ही अच्छी लॉजिक है, ध्यान से समझना।
अगर कंप्रेशन है इसका मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम है, और वर्क डन ऑन द सिस्टम बेटा होता है क्या, नेगेटिव वर्क। कैसा होता है बेटा, नेगेटिव वर्क। वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होगा, ये होता है आपका पॉजिटिव वर्क। ये आपका क्या होगा, पॉजिटिव वर्क होगा। यानी अगर सिस्टम ने वर्क किया तो बहुत अच्छी बात है। आप मार्कर खरीद के लाए, आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि आप बार बार इस मार्कर की नीब चेंज करूं तो मार्कर चले, या फिर आप ये चाहते हो कि मैं एक बार नीब चेंज करूं और ये कम से कम 4 महीना चले। इसका मतलब ये हो गया कि अगर सिस्टम काम कर रहा है तो आप सेटिस्फाई हो, आप खुश हो। इसका मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव थिंग्स। बट अगर आप बार बार चार्ज कर रहे हो फ़ोन को, फिर आपका फ़ोन 5 मिनट चल के बंद हो जा रहा है, फिर आप फ़ोन को चार्ज करो, फ़ोन चल के बंद, हाँ चार्ज तो करना पड़ेगा, इट्स अ नेसेसरी, यानी कि हीट तो देना पड़ेगा, वो तो कंपलसरी आपको खाना खाना पड़ेगा जिंदा रहने के लिए। लेकिन आप बार बार खा रहे हो, बार बार खा रहे हो, आप दिन भर में 20 बार खा रहे हो तो जिंदा हो, ये अच्छा तो नहीं है। इसका मतलब आपको प्रॉब्लम है। तो अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, अगर आप सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हो तो फिर वो नेगेटिव वर्क हो गया, और अगर सिस्टम वर्क कर रहा है तो पॉजिटिव वर्क हो गया। इसका मतलब कंप्रेशन किस टाइप का वर्क है बेटा, तो कंप्रेशन है आपका नेगेटिव वर्क डन। एक्सपेंशन कैसा वर्क है बेटा, तो एक्सपेंशन आपका पॉजिटिव वर्क। इतनी सी बात हमें लगता है आपको समझ में आ चुकी होगी, राइट। चलो वापस आते हैं, मुद्दे पे बात करते हैं। अब जैसे कि मान लो, सपोज करता हूँ मैं इसी इसी सिस्टम को मैं लेता हूँ, मान लो यही आपका सिलेंडर और पिस्टन वाला सिस्टम लेके हम चलते हैं। मान लो इसमें गैस था, इस गैस का कुछ प्रेशर, कुछ वॉल्यूम रहा होगा। अब मान लो ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं, इस प्रेशर के सरफेस पे, पिस्टन के सरफेस पे क्या कर रहे होंगे भैया, प्रेशर लगा रहे होंगे। यानी कि अब प्रेशर क्या होता है भाई, प्रेशर होता है फोर्स बाई एरिया। तो यहाँ से बेटा फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर इंटू एरिया। अब आप खुद देखो, अगर मैं ऐसा मान लूँ कि ये पिस्टन भी जैसे फोर्स लगाया तो पिस्टन कुछ यहाँ आ गया, मान लो यहाँ आ गया, तो कितना पीछे गया बेटा, तो मान लो छोटा सा पीछे गया, dx लेंथ पीछे गया। और मान लो जो एरिया में चेंज आया, वो मान लो एरिया में जो चेंज आया, स्मॉल एरिया में चेंज da आया, स्मॉल लेंथ में चेंज dx आया। तो देखो पहले तो मुझे ये बताओ कि वर्क डन होता क्या है। ठीक है, सिस्टम मैंने कौन सा लिया हुआ है अभी तक, क्लोज सिस्टम, क्योंकि पिस्टन सिलेंडर कैसा सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है। ठीक है ना, पिस्टन सिस्टम है, क्या है पिस्टन सिलेंडर, ये कैसा है, क्लोज सिस्टम है। अब आप देखो तो वर्क डन क्या होता है, तो वर्क डन W होता है, जल्दी बोलो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आप देखो फोर्स कितना लगा बेटा, तो फोर्स लग रहा है आपका P इंटू डी ए, बोलो यस या नो, यही चल रहा है, P इंटू डी ए। अच्छा, जो वर्क डन भी होगा स्मॉल एरिया में चेंज होगा, स्मॉल लेंथ में चेंज होगा, तो वर्क डन भी कैसा होगा बेटा आपका, स्मॉल वर्क होगा। DW छोटा सा वर्क होगा, छोटा सा वर्क होगा, स्मॉल होगा। उसके बाद ये तो आपको हो गया फोर्स, फोर्स कितना हुआ बेटा आपका यहाँ पे, प्रेशर इंटू एरिया, तो फोर्स हो गया आपका प्रेशर इंटू एरिया। अब डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, dx, तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आपका dx। अब आप खुद देखो, ये है P इंटू डी ए इंटू डी एक्स, ये क्या लिखा है, एरिया इंटू लेंथ। और आपको पता है एरिया इंटू हाइट या एरिया इंटू लेंथ बेटा क्या होता है, ये होता है आपका वॉल्यूम। क्या होता है, वॉल्यूम। इसका मतलब स्मॉल एरिया इंटू स्मॉल लेंथ क्या बन जाएगा, स्मॉल वॉल्यूम। और ये क्या है आपका DW, तो DW बराबर आ जाएगा आपका P इंटू डी बी। अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो ये क्या बनेगा आपका, DW बराबर P डी बी। इसका मतलब ये है कि ये बन जाएगा आपका W, तो W बराबर होता है बेटा इंटीग्रेशन ऑफ P डी बी। ठीक है, कहाँ से कहाँ, B1 से B2। ठीक है, ये है आपका वर्क डन का फार्मूला। ध्यान रखना, वर्क डन क्या होता है आपका, PdB। वर्क डन क्या होता है आपका, PdB, लेकिन किसके लिए, ये मैं ही भूल रहा हूँ, किसके लिए, क्लोज सिस्टम के लिए। क्लोज सिस्टम के जो वर्क डन का फार्मूला होता है बेटा, वो होता है PdB। अब आ जाओ वापस, अब कहानी को करते हैं शुरू, अब वर्क डन निकालते हैं। तो चलो अब मैं बात कर लेता हूँ वर्क डन। डायरेक्ट एग्जाम में, नीट वालों को और जेई मेंस वाले के एग्जाम में तो डायरेक्ट वर्क डन आता है निकालने के लिए, तो ध्यान से समझना, रटना नहीं है। वर्क डन फॉर डिफरेंट प्रोसेस। अब डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस का वर्क डन निकालते हैं। सबसे पहला मैं प्रोसेस पकड़ रहा हूँ, वो पकड़ रहा हूँ मैं आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस, सबसे पहला प्रोसेस ले रहा हूँ मैं आइसोबारिक प्रोसेस।
अब आप देखो जरा, आइसोबारिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है बेटा? प्रेशर कांस्टेंट। क्या होता है इसका मतलब? प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट का मतलब क्या? अगर मेरा ये पीवी डायग्राम है तो ये कुछ ऐसा कर्व बन रहा होगा, क्योंकि इस कर्व पे क्या कांस्टेंट है देख लो, इस पे प्रेशर हमारा कांस्टेंट है, यानी ये 1 है और ये आपका 2 है, 1 से 2 प्रोसेस ही हो रहा होगा। आप खुद देखो, इस पे वॉल्यूम क्या होगा? V1, इस पे वॉल्यूम क्या होगा? V2, और एरिया अंडर कर्व आपने बोला था क्या अभी थोड़ी देर पहले? सर एरिया अंडर कर्व ऑफ पीवी डायग्राम क्या देता है बेटा आपको? वो आपको देता है वर्क डन। क्या देता है आपको? वर्क डन। इसका मतलब आप खुद देखो, अब ध्यान से सुनो, यहाँ से रीजनिंग का क्वेश्चन है तो W बराबर क्या हो जाएगा? इसका एरिया, और एरिया क्या होगा? दिस इंटू दिस, यानी हाइट इंटू ब्रेथ। हाइट क्या बेटा? P। ब्रेथ क्या होगा बेटा? B2 माइनस B1 होगा सर, B2 माइनस B1, यानी कि ये निकल जाएगा वर्क डन। और अगर आप फार्मूले से जाना चाहते हो तो फार्मूले से जाओ। अभी आपने देखा W बराबर क्या था? P dB V1 से V2, तो लगा दो। P क्या है? कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और dB का क्या होता है? V होता है। लिमिट कहाँ से लेना है? V1 से V2 लेना है, तो P अपर माइनस लोअर लिमिट आएगा तो वही निकल के। देख लो, चाहे आप इंटीग्रेशन कर लो, चाहे आप डायग्राम से देख लो, एरिया अंडर कर्व से, दोनों और दोनों से आपका क्या मिलने वाला है? दोनों से आपका सेम मिलने वाला है। तो ये आपका बनेगा वर्क डन फॉर आइसोबारिक प्रोसेस। चलो नेक्स्ट प्रोसेस की हम बात करते हैं, और नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा सेकेंड प्रोसेस हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस। अब आपको पता है कि आइसोकोरिक का प्रोसेस का मतलब अभी आपको मैंने पहले समझा दिया था, नंबर ऑफ वेज वाले प्रोसेस में, कि जिसका वॉल्यूम क्या हो? कांस्टेंट हो। अब देखो, ये रहा डायग्राम, दोनों मेथड फिट करेंगे, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। और आइसोकोरिक का मतलब बेटा उस पे वॉल्यूम क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ये रहा 1, ये रहा 2, 1 से 2 आया। अब एक बात बताओ, इस लाइन पे कहाँ एरिया अब इसके अबाउट कुछ मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। इस पे वॉल्यूम तो चेंज ही नहीं हुआ, केवल क्या चेंज हो रहा है? आपका प्रेशर चेंज हो रहा है, P1 से P2 आ रहे में, वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि इसके एरिया क्या मिलेगा? एरिया क्या मिलेगा? 0। या फिर अगर आप फार्मूले से जाओ तो W बराबर इंटीग्रेशन ऑफ P dB फ्रॉम V1 से 2, अब आप लगा दो। P क्या? कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, dB। अब देखो V1 भी क्या है? V, V2 क्या है? V। अब देखो क्या बनेगा? P भी V से V, इसका मतलब P V माइनस V, इसका मतलब 0। इसका मतलब वर्क डन फॉर द आइसोकोरिक प्रोसेस विल बी 0 फॉर क्लोज सिस्टम, फॉर ओनली क्लोज सिस्टम। अभी हम सारी चीज़ें क्लोज सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। चलो तीसरा आ जाओ। तीसरा बेटा है आपका आइसोथर्मल प्रोसेस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस, जिसका आपको याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब आइसोथर्मल प्रोसेस में आपने पहले समझ लिया है, मैंने आपको बता दिया है कि आइसोथर्मल का मतलब बेटा होता है जिसमें टेम्परेचर क्या हो? कांस्टेंट हो। अगर टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, इसका मतलब ये है कि आप ध्यान से समझो, इसका मतलब पीबी बराबर कांस्टेंट बोलो, या आप बोलो P1 V1 बराबर P2 V2, ठीक है, या फिर आप बोलो V2 बाई V1 बराबर P1 बाई P2। क्या ये सभी के सभी इसी आइसोथर्मल प्रोसेस का स्टेटमेंट है? हाँ तर है। आ जाओ वापस। W बराबर क्या होता है बेटा? P dB V1 से V2 होता है। तो चलो, तो W बराबर P तो कांस्टेंट, P कांस्टेंट नहीं है अभी। अभी एक काम करो, आप एक काम करो, यहाँ से अगर मैं बोलूँ PB बराबर NRT से अगर मैं P निकालने की कोशिश करूँ, तो क्या NRT बाई V आप बोल सकते हो? बोलो, क्या ये बनेगा? हाँ बनेगा। तो इसको उठा के यहाँ पे आप पुट करो, यहाँ पे डाल दो इसको, तो क्या बनेगा जरा देखो ध्यान से आप। तो W बराबर P की जगह रखना है NRT बाई V इंटू DB, V1 से V2 लिमिट लगा दो। अब W बराबर देखो N भी कांस्टेंट, R भी कांस्टेंट, ठीक है, और आइसोथर्मल प्रोसेस में T पहले आपने कांस्टेंट ले रखा है, ठीक है, तो NRT आ गया बाहर और अंदर बच गया DB बाई V, V1 से V2। अब आपको पता होगा मैथमेटिक्स, नीट वालों को दिक्कत होगी, बाकी जेई मेंस वाले जानते होंगे, एडवांस वाले जानते होंगे। ये है आपका फार्मूला 1/x dx क्या होता है बेटा? ये होता है log x। तो यूज करो, ठीक है, यूज करो। तो क्या बनेगा यहाँ से?
W बराबर एन आर टी एल एन एक्स, और कहाँ से कहाँ बेटा, V1 से V2। तो W बराबर एन आर टी, अब देखो, अब बोल सकते हैं आप log V2 माइनस के log V1। अब फिर यहाँ पे एक प्रॉपर्टी जो कि log की, क्या बेटा, log m माइनस log n क्या होता है, log m बाई n होता है, ये होता है। यहाँ से मैं ये प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ यहाँ पे, तो करो, तो बनेगा W बराबर एन आर टी log 2 बाई V1, log V2 बाई V1। ये आपका फॉर्मूला बन गया आइसोथर्मल प्रोसेस के वर्क डन का। अब आप देखो यहाँ से बहुत कुछ अभी आप खेल सकते हो, खेलो। देखो, क्या इस एनआरटी की जगह, इस एनआरटी की जगह मैं पीवी रख सकता हूँ? हाँ, रख सकता हूँ। और पीवी को भी मैं क्या लिख सकता हूँ भैया, पीवी क्या है, कांस्टेंट है, तो पीवी को मैं क्या लिख सकता हूँ, P1 V1 या P2 V2। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ W बराबर P1 V1 log V2 बाई V1, या फिर मैं बोल सकता हूँ P2 V2, कुछ भी बोल सकते हो आप, अब सब चलेगा, V2 बाई V1। या फिर एक और फार्मूला अगर आपको दिख पा रहा होगा तो ध्यान से देखना जरा आप, P1 V1 log, और इधर देखो V2 बाई V1 को मैं क्या लिख सकता हूँ आइसोथर्मल प्रोसेस में, P1 बाई P2। इसका मतलब अगर वॉल्यूम की जगह प्रेशर दिया हो तो हम प्रेशर को भी डिवाइड करके यहाँ पे यूज करके इस फार्मूले को डाल सकते हैं। ये सभी के सभी फार्मूले किसके हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस का। रटना नहीं था, कॉन्सेप्ट है, आपको समझना होगा, इन सब चीज़ों को समझना होगा, अच्छे से समझना होगा आपको। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ पे कहानी। अब इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट प्रोसेस है बेटा एडियाबेटिक। नेक्स्ट है आपका बेटा एडियाबेटिक प्रोसेस। और एडियाबेटिक प्रोसेस में बेटा वर्क डन के लिए परेशान नहीं होना है। वर्क डन फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस होता है आपका P1 V1 माइनस P2 V2 अपान गामा माइनस 1। आपको पहले मैं बता दिया हूँ गामा क्या होता है, पहले मैं समझा दिया हूँ, फिर भी लिख देता हूँ। गामा होता है एडियाबेटिक इंडेक्स, और एक गामा अगर एयर के लिए आप ले सकते हो 1.4। और ये जो गामा है आपका बेटा डिपेंड किस पे करता है, ये आपका डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है कि आपका गैस मोनो एटॉमिक है या आपका गैस डाई एटॉमिक है, या फिर मैं बोलूँ पॉली एटॉमिक है। एक से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक, पेंटा एटॉमिक, हेक्सा एटॉमिक, कुछ भी हो सकता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि पॉली एटॉमिक है, एक से ज़्यादा है या एक से कम है। तो ये आपका वर्क डन का फार्मूला हो जाएगा आपका एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। आपको डायरेक्ट याद रखना है, जब कम ही क्वेश्चन आते हैं लेकिन फार्मूला याद रहेगा तो आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, इसके बाद मैं अगर बात करूँ आपसे, एक होता है आपका पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ये होता है आपका पॉलीट्रॉपिक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। अब पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का जो वर्क डन का फार्मूला है बेटा, वो होता है आपका वर्क डन P1 V1 माइनस P2 V2 अपान n माइनस 1। ठीक है बेटा, जहाँ पे n क्या है बेटा आपका, n आपका पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स, n क्या है आपका पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। और ये पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स इस पे डिपेंड करता है, ध्यान से देखो, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स की जो वैल्यू होती है एक से ज़्यादा होती है, ध्यान से देखना, लेकिन गामा से छोटी होती है। ये कंडीशन आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स जो एन होता है, जो एन होता है, ये एक से तो ज़्यादा होता है लेकिन गामा से कम होता है। गामा से ज़्यादा नहीं होगा, गामा से हमेशा कम होगा, लेकिन एक से हमेशा ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी कि अगर एयर की बात किया जाए, एयर की बात किया जाए, तो एयर का मतलब कि एक से तो ज़्यादा होगा लेकिन 1.4 से कम होगा। इसका अगर एन की वैल्यू में बात करूं, क्योंकि आपको पता है गामा जो है एयर के लिए क्या होता है, मैंने आपको पहले समझाया हुआ है। ठीक है, चलो अब मैं आगे बात करता हूँ चल के। तो ये आपके जो सभी थे, ये आपके वर्क डन के फार्मूले थे, ये आपके सभी के सभी वर्क डन के फार्मूले थे। अगर मैं इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की भी बात कर लूँ, लगे हाथ श्री गणेश करो। अगर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की भी बात करूं तो देख पा रहे होगे आप, ग्राफिकल में अगर मैं बात करूं तो देखो, समझो बात को, ये आपका प्रेशर है, ये आपका वॉल्यूम है। तो एक ऐसी लाइन हो गई, ये एक ऐसी लाइन होगी। आप खुद देखो इस लाइन पे क्या कांस्टेंट है बेटा, आपका प्रेशर।
इसका मतलब ये कौन सी लाइन है? प्रेशर कांस्टेंट लाइन है, तो ये आइसोबारिक प्रोसेस है। इस लाइन पे क्या कांस्टेंट है बेटा आपका? तो वॉल्यूम कांस्टेंट है। इसको हम लोग बोल देंगे आइसोकोरिक प्रोसेस। और दो लेटी हुई लाइन देखो, ये ज़्यादा लेटा हुआ है, ये कम लेटा हुआ है, थोड़ा इंक्लाइंड है, ये ज़्यादा हॉरिजॉन्टल है। तो जो ज़्यादा हॉरिजॉन्टल होगा उसको हम लोग बोलेंगे आइसोथर्मल, मतलब टी कांस्टेंट। और जो ज़्यादा कम होगा, जो इंक्लाइंड होगा, इसको हम लोग बोलते हैं एडियाबेटिक। इसको हम लोग बोलते हैं एडियाबेटिक। और इन दोनों के बिटवीन जो लाई करेगा, इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। जैसे क्योंकि आपने बोला था कि n की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी, लेकिन n की वैल्यू गामा से कम होगी। तो गामा से कम होगी, 1 से ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे n बराबर देखो, इसके लिए n बराबर क्या है बेटा? n बराबर 1 है। सॉरी, n आपका क्या है बेटा? यहाँ पे n बराबर 0 है, स्लोप आपका 0 है। यहाँ पे आपका n बराबर क्या है? 1 है। यहाँ पे आपका n है, n बराबर n है। यहाँ पे आपका n बराबर क्या हो गया? गामा हो गया। और यहाँ पे n बराबर क्या हो गया बेटा? इन्फिनिटी हो गया ना। ये तो सीधी लाइन है, तो इस पे स्लोप क्या होगा? 90 डिग्री। ये स्लोप कैसा बना रहा है? देखो आपको ध्यान से, ये कैसा बना रहा है? 90 डिग्री। और 90 डिग्री बना रहा है तो स्लोप क्या होता है? टेन थीटा। इसका मतलब 1090, और 1090 क्या होता है बेटा? इन्फिनिटी। इसका मतलब यह है कि स्लोप ऑफ आइसोकोरिक लाइन विल बी इन्फिनिटी। एन की वैल्यू क्या होगी? इन्फिनिटी होगी। अब आप सोच रहे होगे सर ये और ये आपने कैसे डिफाइन किया? आप सोच रहे होगे सर ये आइसोथर्मल और आइडियाबेटिक लाइन आपने कैसे बताया कि आप ऐसे होगा ऐसे होगा? ये सभी के सभी कैसे होंगे, इसके बारे में हम चलते हैं, डिस्कस करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जाओ, तो ग्राफिकल में अगर मैं ग्राफ की बात करूं कि ग्राफ आएंगे कैसे, तो ध्यान से समझो। मैं आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट दे रहा हूं, पीवी की पावर n बराबर कांस्टेंट। ठीक है, एक आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये क्या आपका? ये आपका स्टैंडर्ड है। अब यही सब बनाएंगे। अब अगर मैं आपसे बोलूँ जरा रखो n की वैल्यू, सबसे पहले बेटा आप 0 रखो। तो अगर n की वैल्यू 0 रखोगे तो पीवी के पावर 0 बराबर कांस्टेंट। और किसी भी संख्या के पावर 0 क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। इसका मतलब ये क्या लिखा है? p बराबर कांस्टेंट। p बराबर कांस्टेंट लिखा है। अगर मैं बोलूँ n बराबर जरा आप 1 रखो, n बराबर 1 रखोगे तो पीवी की पावर 1 बराबर कांस्टेंट। इसका मतलब pv बराबर कांस्टेंट लिखा है। अच्छा, अगर मैं बोलूँ n की वैल्यू आप जो है n रखो, तो n की वैल्यू n रखोगे तो पी वी पावर n बराबर कांस्टेंट आ जाएगा। अगर n की वैल्यू आप गामा रखोगे तो पी वी के पावर गामा बराबर कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ n बराबर इन्फिनिटी रख दो, तो n बराबर इन्फिनिटी रखोगे तो पी वी के पावर इन्फिनिटी बराबर कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, बराबर कांस्टेंट आ जाएगा। अब आप जरा ध्यान से देखो, बात को समझो। n की वैल्यू 0 रखे हो तो p कांस्टेंट आया, तो कौन सा प्रोसेस होता है बेटा? आइसोबारिक प्रोसेस होता है। अगर आप n की वैल्यू 1 रखोगे तो पीवी कांस्टेंट आया। और पीवी कांस्टेंट कौन सा प्रोसेस था? अभी आइसोथर्मल प्रोसेस था। अगर n की वैल्यू n रखोगे तो ये आपका कौन सा प्रोसेस बनेगा? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बनेगा। अगर n की वैल्यू गामा रखोगे तो कौन सा प्रोसेस बनेगा आपका? एडियाबेटिक प्रोसेस बनेगा। ठीक है, और n इन्फिनिटी रखोगे तो क्या बनेगा आपका? आइसोकोरिक प्रोसेस बनेगा, क्योंकि वॉल्यूम इन्फिनिटी आ रही है। ठीक है, देखो आप कैसे n की वैल्यू से हमने सारे प्रोसेस को डिफाइन कर दिया है। समराइज कर रहा हूँ मैं, और यहीं से हम ग्राफिकल कंडीशन को भी समझ जाएंगे। अब जरा एक बात बताओ मुझे, अब जो है जरा आप इसको ना डिफ्रेंशिएट करो। पीबी की पावर n बराबर जो कांस्टेंट लिखा है, इसका आप ध्यान से सुनो। जैसे कि आपने बोला था सर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व में मैंने स्लोप निकाला, और स्लोप क्या देता था आपको? स्लोप देता था आपको वेलोसिटी। ऐसे ही आप वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व में जब आप स्लोप निकाले थे तो वो आपको दिया था एक्सेलरेशन। इसका मतलब ये है कि dx बाई dt क्या था आपका? ये स्लोप था। और ये आपको क्या देता था? ये आपको देता था वेलोसिटी। ऐसे ही dv बाई dt क्या था आपका? स्लोप था आपका। और ये क्या देता था आपको? एक्सीलरेशन देता था। ये आपको याद होगा, ये सब देता था। इसका मतलब कि अगर मुझे इसके और इसके बीच में भी रिलेशन चाहिए, कर्व चाहिए, तो कर्व चाहिए, तो कर्व के लिए आपको क्या नीड है बेटा? स्लोप का नीड है। यानी कि मुझे यहाँ पे भी क्या चाहिए? स्लोप चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि स्लोप मिलेगा तभी क्या बनेगा? कर्व बनेगा। और हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है? पीवी के पावर n बराबर कांस्टेंट। चलो और इसका स्लोप निकालते हैं।
स्लोप निकालने का मतलब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, और इसको डिफरेंशिएट करो तो p इंटू एन भी के पावर n माइनस वन इंटू डी बी प्लस v के पावर n इंटू डी पी बराबर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बेटा 0। ये हो गया। अब यहाँ से सेट करो तो जाएगा n इंटू पी भी के पावर n माइनस वन इंटू डी बी बराबर माइनस उधर चला जाएगा तो v के पावर n इंटू डी पी। अब मुझे बेटा क्या चाहिए, मुझे चाहिए डी बी और डी पी का डिवीजन चाहिए, यानी कि मुझे चाहिए डी पी बाई डी बी। अब डी पी बाई डी बी चाहिए तो इसको उधर भेज दो और इसको इधर भेज दो। यहाँ क्या बनेगा n इंटू पी इंटू भी के पावर n माइनस वन और डिवाइड बाई भी के पावर n। ये आपका आ गया बेटा, ठीक है। अब जरा आप ध्यान से देखो n इंटू पी इंटू भी के पावर n माइनस वन और माइनस n। तो देखो आप ध्यान से देख पा रहे होगे, आ जाओ सॉल्व करो। तो डी पी बाई डी बी क्या हो जाएगा बेटा आपका n इंटू पी इंटू भी के पावर, जरा देखो n से ये n कट गया और माइनस वन बच गया तो b के पावर माइनस वन। अब v के पावर माइनस वन को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ n इंटू पी और b को नीचे ला सकता हूँ। और ध्यान से समझना बात को, ये माइनस था तो यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है। इसका मतलब ये है कि हमारा फाइनल जो डिफ्रेंसिएशन वो आ चुका है निकल के, और वो क्या आ रहा है बेटा डी पी बाई डी बी बराबर माइनस टाइम n p बाई भी, p बाई ये हमारा निकल के आ गया, ठीक है। डी पी बाई डी बी इक्वल टू माइनस टाइम n p बाई भी। तो ये क्या आ गया बेटा, अरे तो स्लोप आ गया। ये क्या स्लोप आप पी बी करवा गया, हाँ आ गया। तो अब मैं ड्राइव करूंगा, तो आ जाओ जरा इसको लिखो माइनस n टाइम p बाई बी। तो आपका आया है डी पी बाई डी बी इक्वल टू माइनस n टाइम p बाई भी। ये आपका आया है स्लोप निकल के। अब देखो n बराबर जब आपने जीरो पुट किया था तो आपका प्रोसेस क्या आया था, p आपका कांस्टेंट आया था, और p कांस्टेंट था तो आपने उसको क्या बोला था, आइसोबारिक प्रोसेस बोला था। और जरा n की वैल्यू, इसका मतलब यहाँ जीरो पुट करोगे तो बेटा डी पी बाई डी बी क्या होगा, डी पी बाई डी बी बेटा हो जाएगा जीरो। इसका मतलब ये है कि स्लोप क्या हो रहा है बेटा, जीरो हो रहा है। और स्लोप अगर जीरो है तो यहीं पे लाइन खींच लो। स्लोप जीरो किस लाइन का हो सकता है बेटा, इस लाइन का हो सकता है। इसका हो सकता है, इस लाइन का हो सकता है, जो एक्स एक्सिस के क्या हो, पैरेलल हो। दो पैरेलल लाइन का आपस में एंगल क्या होता है, जीरो होता है। इसका मतलब अपने आप पता चल गया कि ये लाइन खींचेगी आइसोबारिक प्रोसेस के लिए, पता चल गया। सेकेंड, अगर n की वैल्यू 1 रखोगे आप तो p भी बराबर कांस्टेंट आ जाता था। और p भी बराबर कांस्टेंट को हम क्या बोलते थे, आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते थे, आइसोथर्मल बोलते। और आइसोथर्मल बोलते थे तो n की वैल्यू जरा 1 रखो तो आप देख पा रहे होगे डी पी बाई डी बी बराबर माइनस पी बाई बी आ गया। बेटा ये नेगेटिव स्लोप है और डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है। इसका मतलब कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसा बन रहा है, ऐसा स्लोप दे रहा है, यही तो है आपका। इसका मतलब ये आपका बन गया आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर यही n की वैल्यू मैं गामा रखूं तो क्या बन जाएगा बताओ जरा, ये बन जाता है पी बी के पावर गामा बराबर कांस्टेंट। और यही अगर गामा मैं यहाँ पुट कर दूं तो जरा स्लोप देखो क्या बन रहा है, डी पी बाई डी बी इक्वल टू क्या बन रहा है बेटा, माइनस टाइम गामा पी बाई भी। अब बस यही बात आपको समझनी है। अब एक बात बताओ, माइनस पी बाई बी यहाँ भी है, माइनस पी बाई बी यहाँ है, यानी कि क्या मैं ये बोलूँ कि जो डी पी बाई डी पी जो आइसोथर्मल का, जो डी पी बाई डी बी एडियाबेटिक का है, वो गामा टाइम ज़्यादा है डी पी बाई डी बी आप आइसोथर्मल प्रोसेस का। देख लो माइनस पी बाई बी माइनस पी बाई बी, बस यहाँ पे गामा क्या है, एक्स्ट्रा है। इसका मतलब स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व या एडियाबेटिक प्रोसेस इज गामा टाइम हायर देन द स्लोप ऑफ थर्मल। इसका मतलब अगर इसका स्लोप ये है तो इससे ज़्यादा ही किसका स्लोप होगा, एडियाबेटिक का होगा। बोलो अगर ये आइसोथर्मल है तो, अगर ये बोलो है कि नहीं, यानी कि स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व इज गामा टाइम हायर देन द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। हमें साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है दोनों में, ठीक है। तो ये हो गया हमारे यहाँ से निकल गया।
अब n की वैल्यू अगर आप इन्फिनिटी रखोगे तो dp बाई डी क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी स्लोप किसकी हो सकती है बेटा, तो इस लाइन की हो सकती है। यही क्या बना रहा है, ये 90 डिग्री बना रहा है। और टेन 90 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। टेन थीटा ही तो आपका स्लोप होता है, तो यानी कि ये भी लाइन हमें मिल गया। देखो रटा नहीं हमने, सब अपने आप बन रहा है। और आपने अभी बोला था कि पॉलीट्रॉपिक n जो होता है वो एक से ज़्यादा होता है, और किससे कम होता है बेटा, और वो गामा से कम होता है। तो आइसोथर्मल n बराबर 1 होता है, एडियाबेटिक n बराबर गामा होता है। इन दोनों के बिटवीन कौन होता है, तो बेटा होता है पॉलीट्रॉपिक। ये हमारे सारे कर्व बन के तैयार हो गए। ठीक है, तो ऐसे हमारे ये सारे कर्व बनेंगे। तो आप देख लो, आपके सामने सारी कुछ हैं, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। ऐसे करके हम इन सब चीज़ों को मेंशन आउट करेंगे, हम इसको बना लेंगे। बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छा है। तो हमने अभी ये वर्क डन देख लिया, हमने सभी डिफरेंट प्रोसेस के लिए हमने वर्क डन जो निकाला है अभी, ये हमने सारा का सारा वर्क डन किया है क्लोज सिस्टम के लिए। और इसमें जो है वर्क डन 0 आया था, वर्क डन 0 आया था। और बेटा किस प्रोसेस के लिए आया था वो, तो आया था आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है ना, लेकिन याद रखना क्लोज सिस्टम की बात हो रही, क्लोज सिस्टम की बात हो रही थी। ध्यान रखना, अगर मैं बात करूं ओपन सिस्टम का बेटा, अगर मैं बात करूं ओपन सिस्टम का वर्क डन, अगर मैं बात करूं ओपन सिस्टम का वर्क डन, तो क्लोज सिस्टम का आपने क्या लिखा था, W बराबर पी डी बी, ऐसा लिखा था B1 से B2। तो अगर ओपन सिस्टम का मैं पूछूं, ये किसका था बेटा, ये था आपका क्लोज सिस्टम का। तो ओपन सिस्टम का अगर मैं बात करूं, तो ओपन सिस्टम का इसी का उल्टा कर दो, W बराबर E इंटू डी पी कर दो बेटा, V इंटू डी पी और माइनस ले लो, बस ये फॉर्मूला बन जाता है आपका ओपन सिस्टम का, P1 से P2। बस इतना आपके लिए सफिशियंट है, इससे ज़्यादा आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है। इतना आपके लिए मोर देन सफिशियंट है। बस आप फॉर्मूला याद रखो इसका, कि ओपन क्या होगा, क्लोज का जस्ट उल्टा होगा। क्लोज क्या था, पी डी बी, ओपन क्या होगा, बी इंटू डी पी, बस क्या लगाना है, माइनस साइन। अब अब आप अगर आप ध्यान से देख पा रहे होगे, अगर मैं बात करूं ओपन सिस्टम के केस में, अगर ओपन सिस्टम के केस में मैं बात करूं आपका आइसोबारिक प्रोसेस के, आइसोबारिक प्रोसेस के, आइसोबारिक प्रोसेस का मतलब बेटा प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट। अब जरा आप खुद बताओ, पीवी बराबर एन आर टी में प्रेशर कांस्टेंट, एन पहले से कांस्टेंट, आर पहले से कांस्टेंट, तो भी प्रोपोर्शनलिटी, यही हमने निकाला था। यानी कि V1 बाई T1 बराबर V2 बाई T2 होता था। अब वर्क डन क्या होता है बेटा, ओपन सिस्टम का फार्मूला होता है V इंटू डी पी, P1 से P2। अब बेटा क्या आइसोबारिक प्रोसेस ये होता है क्या, बोलो। यानी कि इसमें प्रेशर क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है पीवी डायग्राम में। इसका मतलब ये है कि P1 और P2 सब क्या है, P है। तो अगर प्रेशर ही सेम हो गया तो चेंज ऑफ प्रेशर क्या होगा, P2 माइनस P1 क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि P1 P2 दोनों क्या है, बराबर हैं। इसका मतलब ये है कि वर्क डन और ओपन सिस्टम क्या हो जाएगा, 0। किसके लिए, याद रखना, आइसो बारीक प्रोसेस के लिए। और आपको याद होना चाहिए बेटा कि वर्क डन 0 क्लोज सिस्टम के लिए कौन से प्रोसेस के लिए हुआ था, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए। तो याद रखना, वर्क डन 0 होगा अगेन इसके लिए, आइसोबारिक प्रोसेस के लिए, बट कौन सा सिस्टम होगा वो, ओपन सिस्टम होगा। आप देख पा रहे होगे, ठीक है। ओपन सिस्टम के लिए आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब सेम अगर मैं वर्क डन बात करूं किसके लिए, दूसरा क्या है आपका, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। अब अगर आइसोकोरिक प्रोसेस की मैं बात करूं, तो ये है आपका आइसोकोरिक, ये आपका प्रेशर, ये आपका वॉल्यूम। और आइसोकोरिक में बेटा क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। वॉल्यूम क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है। इसका मतलब कुछ ऐसा प्रोसेस आ रहा होगा, इसके भी क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन पी क्या है, चेंज है। डब्लू फॉर ओपन सिस्टम क्या होता है बेटा, वो होता है आपका वी इंटू डी पी, P1 से P2 माइनस लगा के। इसका मतलब V तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा P1 माइनस के P2, बाहर कामा है, इसको अंदर खाना चाहते हो खा लो। P बराबर P1 माइनस P2 भी कह सकते हो, बोथ आर करेक्ट। ये आपका वर्क डन का फॉर्मूला हो गया आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए ओपन सिस्टम में। अब आ जाओ तीसरा देखते हैं।
तीसरा आपका आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट। अब कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए अगर मैं बात करूं तो आप देख लो पा रहे होगे ध्यान से कि फॉर्मूला क्या होता है भैया ओपन सिस्टम का, होता है माइनस के v इंटू डी पी पी वन से टू, वन से टू। अब पी वन से पी टू माइनस वी बाई डी पी होता है। अब बताओ जरा पी वी बराबर एन आर टी से अगर मैं भी निकालूं तो क्या एन आर टी बाई पी लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकता हूँ। तो इसको पुट कर दो यहाँ पे, तो पुट करोगे तो वर्क डन क्या आ जाएगा माइनस टाइम बी की जगह रख दो एन आर टी बाई पी टू डी पी। अब यहाँ से आप देख रहे होगे डब्लू बराबर माइनस एन आर टी बाहर आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा डी पी बाई पी का इंटीग्रेशन फ्रॉम पी वन से टू। ठीक है। अब फिर अगेन आप देख रहे होगे वन बाई एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स क्या होता है बेटा लॉग एक्स होता है। तो यूज करो तो क्या बनेगा डब्लू बराबर माइनस के एन आर टी लॉग हो जाएगा आपका लॉग पी, और कहाँ से कहाँ पी वन से पी टू। तो आपका बन जाएगा डब्लू बराबर माइनस एन आर टी लॉग अपर लिमिट माइनस लॉग लोअर लिमिट। फिर अगेन वही बात कि लॉग एम माइनस लॉग एन बराबर लॉग एम बाई एन, ये प्रॉपर्टीज होती है, इसको यूज कर लो। इसको यूज करोगे तो क्या बनेगा डब्लू बराबर माइनस एन आर टी लॉग पी टू बाई पी वन। अब ये माइनस साइन हटाना है तो लॉग की प्रॉपर्टी जो अंदर डालोगे ये चेंज हो जाएगा, तो माइनस हटा दो तो बनेगा एन आर टी, उल्टा कर दो माइनस ख़त्म पी वन बाई पी टू। और बेटा यहाँ से मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये फार्मूला आपने देखा है, सेम फार्मूला। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ डब्लू बराबर एन आर टी लॉग वी टू बाई वी वन, क्योंकि यहाँ से आइसोथर्मल प्रोसेस में पी बी क्या होता है कांस्टेंट, तो पी वन वी वन बराबर पी टू वी टू। इसका मतलब पी वन बाई पी टू क्या हो सकता है बेटा वी टू बाई वी वन। तो रख सकता हूँ मैं यहाँ पे वी टू बाई वी वन पी वन बाई पी टू की जगह। और क्या क्या यही सेम चीज़ आपने देखा था अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको दिखाया था आइसोथर्मल प्रोसेस, जरा आप देखो यहाँ पे भी, तो भी देखो आपको यही फॉर्मूला आया था वी टू बाई वी वन पी वन बाई पी टू। कौन सा सिस्टम था ये था हमारा क्लोज सिस्टम। इसका मतलब ये है कि हमारा ओपन सिस्टम हो या क्लोज सिस्टम हो, ठीक है, ओपन सिस्टम हो या फिर क्लोज सिस्टम हो, यानी कि तीसरा पॉइंट मैं यहाँ पे ये लिखूंगा कि वर्क डन सेम होगा चाहे क्लोज सिस्टम हो चाहे ओपन सिस्टम हो। इसके लिए आइसोथर्मल प्रोसेस के आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, और दोनों फार्मूला यहाँ मेंशन कर लो। ये आपका एक बहुत ही बेहतरीन शॉर्ट नोट्स बन गया। क्या एक तो आप याद रखो कि क्लोज सिस्टम का वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, वो क्या होता है बेटा होता है पी डी वी वी वन से वी टू। और आप ये क्या रखो ओपन सिस्टम का क्या होता है माइनस के वी टू डी पी वी वन से वी टू। बन गया आपका ये सारा नोट्स। 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब वर्क डन जीरो होगा क्लोज सिस्टम के केस में आइसोकोरिक प्रोसेस के, वर्क डन जीरो होगा आइसोबारिक प्रोसेस के लिए अगर आपका सिस्टम ओपन सिस्टम हो, और वर्क डन सेम होगा आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए चाहे आपका सिस्टम क्लोज हो चाहे सिस्टम आपका ओपन हो। तो आपको बात समझ में आ रही होगी। ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये नीट और जेई मेंस में बहुत बार रिपीट पूछते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछते हैं एग्जामिनेशन में कि इन विच प्रोसेस द वर्क डन विल बी सेम आइदर फॉर ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम, आंसर इज आइसोथर्मल प्रोसेस। क्वेश्चन हो सकता है कि इन विच टाइप्स ऑफ सिस्टम वर्क डन विल बी जीरो, ऑप्शन होंगे आइसोकोरिक आइसोबारिक एडियाबेटिक एंड सो ऑन। आइसोकोरिक प्रोसेस in which type of system work done will be zero for open system, isocoric process।
तो आइसोबारिक प्रोसेस, इसका मतलब ये सारे पॉइंट आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं। बेटा आज का हम लोग का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं, और हम लोग फिर कल जो है करेंगे, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बाकी जो है आप लोग ध्यान रखना, सबको मेरे तरफ से टाटा बाय, ठीक है। ऑल ऑफ यू, मीट यू टुमारो एट 12 PM, राइट? ओके बेटा, तो मेहनत करो अच्छे से, जेई नीट हो मेंस हो, अच्छे से दो, ठीक है। सभी लोगों का सपना लगा है आपके पीछे, आपका भी इसके पीछे सपना है, सभी लोगों का ड्रीम है। और वो सभी लोगों के ड्रीम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका क्या ड्रीम है। और आपका ड्रीम है अगर आपका डॉक्टर इंजीनियर बनना, एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना, आगे अच्छा करना, तो बेहतर है कि आप उससे आप विल पावर जनरेट करो, अंदर से अपना जनरेट करो, और खुद से ही चीज़ों को करने की कोशिश करो। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपकी सेल्फ मोटिवेशन कितना हो, आपका सेल्फ पावर क्या है, आपका विल पावर क्या है, ठीक है। पेरेंट्स की वजह से या दोस्त की वजह से आप कर रहे हो, सीनियर्स की वजह से कर रहे हो, दैट इज डजेंट मैटर। The matter is that कि how much you are serious for your career, for your streams. So you need to serious and focused about your career, your goal. तो आपको ज़रूरी है कि आपको फोकस होना पड़ेगा आपके अपने ऊपर, आपके अपने टारगेट के ऊपर। और आप खुद से सोचो कि दिस इज योर स्ट्रीम, दिस इज योर टारगेट, दिस इज योर चॉइस, नॉट योर पेरेंट्स चॉइस। ओके, अगर आप अपने पेरेंट्स चॉइस के हिसाब से कर रहे हो तो दैट इज नॉट फेयर। ओके, तो विल पावर बढ़ाओ, अच्छे से मेहनत करो, मोटिवेटेड रहो। और सबसे आसान सब्जेक्ट है फिजिक्स, फिजिक्स से आसान कोई सब्जेक्ट ही नहीं हो सकता, सबसे आसान है फिजिक्स। अगर नीट की बात करो, चाहे जेई मेंस की बात करो, जेई एडवांस की बात करो, फिजिक्स से बेहतर, फिजिक्स से आसान कोई सब्जेक्ट नहीं हो सकता। बस कंडीशन ये है कि आपको बस थोड़ी सी मैथमेटिक्स आती हो। फिजिक्स लोग टफ इसलिए बोल देते हैं क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी मैथ आ जाती, और मैथमेटिक्स टफ नहीं होता है बेटा, क्योंकि मैथ तो पढ़ने की चीज़ नहीं है, मैथ बस केवल और केवल प्रैक्टिस की चीज़ है। फिजिक्स पढ़ने की चीज़ है, फिजिक्स समझने की चीज़ है, मैथ तो प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। इतना प्रैक्टिस उतना मैथमेटिक्स। तो आई थिंक यू ऑल ऑफ गेट माई पॉइंट। तो टाटा बाय, टेक केयर।